बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक और हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती सुबह के साथ जुगन काजिम आपके सामने हाजिर है। व्यूअर्स, आज का शो हमने आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग शो प्लान किया है। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हम बात करेंगे आज के दिन की मुनासबत से। आज 26 जून है और आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, इससे रिलेटेड तो हम बात ज़रूर करेंगे। और इस साल की थीम जो है वो है पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इस पे बात करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्यूअर्स, मुझे बहुत अफसोस के साथ ये शेयर करना पड़ रहा है आपके साथ कि आजकल, बल्कि पिछले कुछ सालों से ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है पूरी दुनिया में। व्यूअर्स, कुछ तो ये है कि ड्रग्स की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा हो गई है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे वीड, जिसको हम यहाँ पे चर्स भी कहते हैं, हशीश भी कहते हैं, वो बहुत से ममालिक में जो है वो लीगलाइज हो गई है, जिसकी वजह से बाहर के ममालिक में उसको इस्तेमाल भी किया जाता है। देखिए, किसी मुल्क के क्या लॉज, क्या रूल्स हैं, इसके ख़िलाफ़ बात करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो लोग वहाँ पे रहते हैं ये उनसे रिलेटेड मामला होता है। लेकिन इससे हुआ ये है कि यंग लोगों के अंदर ये एक सोच पैदा हो गई है कि कम से कम चर्स पीना या वीड का इस्तेमाल करना जो है वो कोई बिग डील नहीं है। अब तो दुकानों में जाके आप आराम से ख़रीद सकते हैं। जैसे कनाडा में लीगलाइज्ड है, अमेरिका के कुछ स्टेट्स में लीगलाइज्ड है, एम्स्टर्डम में तो वैसे ही अवेलेबल है बड़े अरसे से। तो कुछ ऐसी भी मामलात हैं। उसके साथ साथ देखिए, इंसान जब टेंशन में होता है, परेशानी में होता है, उसको मेंटल रिलीफ की ज़रूरत होती है, या इंसान जब अपने आप को एंटरटेन करना चाहता है, नॉर्मल से हट के कुछ करना चाहता है, तो बहुत से लोग जो हैं वो ड्रग्स का रुख कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर यंग एज में शुरू होती है। और देखिए, ये एक बीमारी है। ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू करना, ये तो चले एक इंसान जिस भी रीज़न की वजह से स्टार्ट करता है, लेकिन एक दफ़ा आप ड्रग्स से एडिक्टेड हो जाएं तो फिर ये एक बीमारी की सूरत इख्तियार कर लेता है। अब सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ड्रग अब्यूज़ जो है इसको हमने रोकना है कि ये ना हो। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो हमारा ये है कि हम प्रिवेंट करें। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। अब अगर इंसान का रुझान इस तरफ ना हो तो फिर तो बच बचाव हो जाता है। लेकिन अगर इंसान का ड्रग्स के साथ एक, वो जो कहते हैं ना, एडिक्शन वाला ताल्लुक़ बन जाता है, तो फिर प्रॉपर मेडिकल हेल्प बहुत ज़रूरी होती है। अब आजकल ड्रग्स एक फैशनेबल चीज़ बन गई है। यंग लोगों को लगता है कि बड़ा कूल है अगर वो ड्रग्स करें, और इतनी ज़्यादा ड्रग्स अवेलेबल हो गई हैं कि मैं हैरान होती हूँ कि ये पॉसिबल कैसे। मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी तो हमें पता चलता था, यंगर ईयर्स में जब मैं कॉलेज में होती थी, तो एक बड़ा मेजर एलिमेंट होता था कि भाई लोग चर्स पी लेते हैं, कोकेन है या हेरोइन है, ये 3 चीज़ों का हमें पता होता था। लेकिन वक्त के साथ ऐसी ऐसी नई ड्रग सामने आ गई हैं। मुझे याद है कुछ 15-20 साल पहले ड्रग, वो हॉर्स ट्रैंक्विलाइज़र जो है, जो जानवरों को, बड़े जानवरों को नशा दिया जाता है उनको सुलाने के लिए, उसको लोग इस्तेमाल करना शुरू हो गए। मौली के नाम की भी अब कोई चीज़ आ गई। मतलब अजीबो गरीब श्रूम्स जिसको कहते हैं, वो अवेलेबल हो गए। मैं जब ऑनलाइन पढ़ रही थी कि क्या क्या चीज़ें अब मार्केट में अवेलेबल हैं ड्रग्स वाइज, तो मैं हैरान हो गई। और व्यूअर्स, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में भी ये ड्रग्स अवेलेबल हैं। अब लोग उनको स्मगल करके लेके आते हैं या ख़ुद बना रहे हैं, उगा रहे हैं। ये सब एक सेपरेट चीज़ है और इस पर हम गुफ्तगू करेंगे आगे जाके। लेकिन इस चीज़ को रोकना है। देखें, अगर कोई इंसान नशा ख़रीदेगा ही नहीं तो फिर उसको नशा छुड़वाने की हमें टेंशन ही नहीं होगी। तो घर पे अपने बच्चों की एक तो अच्छी तरबियत करना, दूसरी बात, माँ बाप के साथ औलाद का ऐसा ताल्लुक़ होना जहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। कि अगर कोई बच्चा जहनी दबाव का शिकार है या उसके फ्रेंड्स जो हैं उससे कह रहे हैं कि यार चलो आओ हम रात को गेट टुगेदर करते हैं, और वहाँ पे कोई ड्रग्स वग्स वाला मामला हो, तो इतना उस बच्चे में कॉन्फिडेंस भी हो और इतना उसके घर वालों के साथ भी अच्छा ताल्लुक़ हो कि वो उनको कह सके कि भाई यहाँ पे ये सिचुएशन है,
मुझे कोई आके पिक कर ले या बच्चा वहाँ से खुद निकल आए। देखिए अल्टीमेटली तो वही वाली बात होती है कि हम अपने बच्चों की कैसी तरबियत करते हैं, उनका एक्सपोजर किस किस्म का है। स्कूल्स कॉलेजेस में सुनने को मिलता है कि आजकल ये चीज़ें अवेलेबल होनी शुरू हो गई हैं, वो भी एक बहुत स्कैरी बात है। पहले तो ये होता था, मुझे याद है कि हम छोटे होते थे तो जब किसी के ड्रग्स का पता चलता था कि कोई ड्रग्स करते तो बड़ी एक ये हैरानकुन बात होती थी और लोग बड़े परेशान होते थे और एक पॉइंट ऑफ कंसर्न होता था। अब ये हर घर की, लिटरली हर दूसरे घर की कहानी है, जो एक बहुत ही अपसेटिंग बात है। खैर, अगर खुदा न खास्ता कोई घर का फ़र्द बड़ा या छोटा ड्रग्स के मामले में मुब्तला, अच्छा बाय द वे ड्रग एडिक्शन सिर्फ इलीगल ड्रग्स की नहीं होती, ड्रग एडिक्शन जो है वो मेडिकेशन की भी हो सकती है। बहुत से लोग सोने की दवाइयाँ या नर्व्स को रिलैक्स करने की दवाइयाँ जो हैं उनको इस्तेमाल करते हैं और उनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि उनको उनकी आदत पड़ जाती है। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ को लिटरली रात को 2-2 3-3 नींद की दवाइयाँ लेके वो सोते हैं और दिन में भी अगर टेंशन या कोई परेशानी हो तो गोली फाक लेते हैं। व्यूअर्स प्लीज़, ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और डोज आपको एक देता है तो एक तो उस डोज से ज़्यादा नहीं लेना और डॉक्टर के कहे बगैर किसी भी किस्म की दवाई को लेना गलत बात है। हम तो आपको कहते हैं पेन किलर भी, पैरासीटामॉल हो गई या आइबुप्रोफेन हो गई या एस्प्रिन हो गई, हम तो आपको इससे भी मना करते हैं कि प्लीज़ डॉक्टर से बात किए बगैर, उससे रुजू किए बगैर इनका इस्तेमाल नहीं करना। तो ड्रग्स के ज़ुमरे में ये भी आ जाता है कि आप जो ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं वो ख़ुद इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ओ फ़लाँ जो है उनको नींद नहीं आती थी तो उनको डॉक्टर ने ये वाली दवाई दे दी तो हमने भी उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये बहुत गलत सोच और गलत मेंटालिटी है और ये बहुत डेंजरस चीज़ है। और अगर कोई इस मसले में मुब्तला हो जाता है तो बहुत से ऐसे सेंटर्स और बहुत से ऐसे इदारे हैं जहाँ पे ले जा के ड्रग्स से जान छुड़ाई जा सकती है। एक और बहुत बड़ा स्टिग्मा हमारी सोसाइटी का ये है कि अगर किसी को ड्रग्स की आदत पड़ जाए करने की, किसी बच्चे को या किसी घर के बड़े को, तो इस चीज़ को छुपाने के लिए लोग उनका इलाज नहीं कराते कि भाई लोगों को पता चल जाएगा तो क्या होगा। देखिए, लोगों को पता चलेगा तो शायद लोग बातें करेंगे, लेकिन अगर लोगों को नहीं पता चलने की वजह से या ना बताने की वजह से आप अगले का इलाज नहीं करेंगे तो अगले इंसान की डेथ भी हो सकती है। ड्रग ओवरडोज की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा मौत के जो हैं वो हमें ख़बरें आती हैं। बहुत से यंग लोगों में आजकल हम सुनते हैं कि हाँ जी वो फ़लाँ की डेथ हो गई, बच्चे को क्या हुआ, वो सोया रात को तो जागा ही नहीं। असल में स्टोरी कुछ और होती है, लेकिन घर वाले अक्सर शेयर नहीं करते। बहुत से ऐसे जेन्युइन केसेस भी हैं कि एक्चुअली कोई हार्ट का प्रॉब्लम या कुछ हो जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे बच्चे ड्रग्स और ड्रग एडिक्शन के मामले में स्टक होते हैं। उन्होंने ज़्यादा नशा कर लिया, कुछ ऐसा हुआ कि दिल रुक गया या दिमाग को कुछ हो गया और वहाँ पे डेथ हो गई। और व्यूअर्स, एक और चीज़ ड्रग एडिक्शन का जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि आपके दिमाग की एक्टिविटी को ये बहुत बुरी तरह मुतासिर करता है। तो आप देखेंगे और आप मुलाकात भी जब लोगों से करेंगे जो ड्रग्स में ज़्यादा देर मुब्तला रह चुके हैं या ड्रग एडिक्शन उनको ड्रग एडिक्शन रही है, तो ऐसे लोग जो हैं वो अक्सर जो हैं उनके गुफ्तगू करने का अंदाज़, उनका लोगों से कम्युनिकेट करने का अंदाज़, दिमाग या तो बहुत स्लो हो जाता है या बहुत तेज़ चलना शुरू हो जाता है। और अगर आपके अंदर कोई नफ्सियाती बीमारी की वो जो कहते हैं ना जेनेटिकली आप प्रीडिस्पोज्ड हैं, तो फिर वो बीमारी उभर के बाहर निकल आती है और बहुत एक्सट्रीम पे चली जाती है। डिप्रेशन के लोग या एंग्जाइटी के लोग अक्सर जो हैं वो सोचते हैं कि यार फ़लाँ चीज़, फ़लाँ ड्रग कर लेंगे तो शायद हमें थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। उस वक्त तो आपको टेम्प्रेरी सुकून मिल जाता है, लेकिन उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं। खैर व्यूअर्स, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ड्रग्स से जितना दूर रह सकते हैं रहें, और अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ से कहीं जा रहे हैं, कहीं से कोई आ रहा है, तो प्लीज़ लगेज या अपना सामान प्रॉपर चेक करें और अपने सामान को अनअटेंडेड मत छोड़ें, और किसी के लिए भी कोई चीज़ नहीं कैरी करनी, और अगर कैरी करते हैं तो सबसे पहले पूरी चीज़ को चेक करें। ऐसे केसेस भी हुए हैं कि किसी मासूम इंसान को किसी ने कहा कि यार ये मेरा बैग ज़रा आप पाकिस्तान ले जाएंगे, उस बैग के अंदर कहीं जिप के अंदर या कहीं किसी जगह पे छुपा के ड्रग्स हो, बैग पकड़ा गया और वो इंसान जेल चला गया और ख़ानदान की भी ज़िल्लत, मामला भी ख़राब। तो ड्रग ट्रैफिकिंग भी और ड्रग्स का इस्तेमाल करना भी गैर कानूनी है, इससे दूर रहें और अपने बच्चों को और घर वालों को इससे बचाने के लिए अपने घर वालों के साथ ताल्लुक़ भी पॉजिटिव रखें और
बच्चों के ऊपर नज़र रखें। वो कहते हैं ना कि सोने का निवाला खिलाएं लेकिन शेर की आंख से देखें। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। हम जितने भी मॉडर्न हो जाएं, बच्चों को प्रॉपर तरबियत देना, देखिए तालीम अपनी जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर तालीम के प्रेशर्स की वजह से ही बच्चे जो हैं वो ड्रग्स की तरफ रुझान कर लेते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत से जो हैं वो जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, बहुत एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं, तो उनको आपस में कहा जाता है ये वाली दवाई ले लेंगे तो जागे रहेंगे, ये ले लेंगे तो नींद आ जाएगी। तो लोग फिर यंग स्टूडेंट्स जो हैं वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों पे, घर वालों पे नज़र रखें। अगर घर में कोई इंसान इस प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाता है तो उसका प्रॉपर इलाज करें। और तीसरी बात, कभी भी किसी के लिए कोई भी चीज़ अक्रॉस बॉर्डर्स मत कैरी करें। इवन शहर के अंदर या मुल्क के अंदर कोई भी चीज़ अगर आप कैरी कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर चेक करें। और बेहतर तो ये है कि किसी की भी चीज़ की ज़िम्मेदारी आप ना लें। खुदा न खास्ता आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। चलिए व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं। ये तो एक कलेक्टिव एफर्ट है इस चीज़ से जान छुड़ाने का। और अल्टीमेटली व्यूअर्स वही वाली बात है कि लीगलाइजेशन जो बाहर के ममालिक में होना शुरू हो गई है उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और मुझे तो यही लगता है कि इवेंचुअली फिर से इसको लीगल कर दिया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कंट्रोल करना इस चीज़ को बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंसान के नेचर में है कि आप कोई भी किस्म का ड्रग अगर करते हैं उससे आपको थोड़ी देर तक रिलीफ मिलती है, फिर जब आपको उसकी आदत पड़ जाती है आप खुद ही डोज बढ़ानी शुरू कर देते हैं और फिर मामला जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। भरपूर ज़िंदगी जीने के लिए इंसान को ड्रग्स और किसी भी नेगेटिव चीज़, अल्कोहल वगैरह इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम तो आपको सिगरेट नोशी से भी मना करते हैं, तो ड्रग्स तो फिर एक अगली एक्सट्रीम है। आइए व्यूअर्स, किचन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ शेफ़ कोमल मलिक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज एक ऐसा टॉपिक है, ख़ुद भी मैं माँ हूँ, एक बच्चा मेरा 17 साल का है, दूसरा मेरा 6.5 साल का है। नूर बानो जो हैं वो भी मतलब अब 2.5 साल की हो गई हैं। सो बात ये मैं यही सोचती हूँ कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में ड्रग्स से इतना ज़्यादा बच्चों का एक्सपोजर है। मुझे तो उन लोगों पे हैरानगी होती है जो लोगों की, जो यंग बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं। नशा वो एक दफ़ा तो उनको बेच देते हैं और अगर लत लग जाए तो फिर बच्चे छोड़ नहीं पाते। यूनिवर्सिटीज़ में ये अब थोड़ा सा है तो नेगेटिव इफेक्ट, लेकिन थोड़ा सा कॉमन होना शुरू हो गया। लेकिन वही बात है कि आपके माहौल भी बहुत मैटर करता है, आप किस गैदरिंग में स्कूलों में। बिल्कुल बेटे मैं आपको बता नहीं सकती, बीइंग अ पेरेंट जी, मुझे ऐसी कहानियाँ कभी कभी हमजा बताता है कि फ़लाँ स्कूल में जो है वो जो है ना फ़लाँ बच्चा जो है वो ड्रग्स करते हुए पकड़ा गया, तो उसके पेरेंट्स ने, स्मोकिंग तो एक बड़ी छोटी चीज़ हो गई है। बिल्कुल, वेपिंग और स्मोकिंग तो बहुत छोटी चीज़ हो गई है। अब तो ड्रग्स जो है वो ओपनली, वो बच्चा स्कूल के अंदर ड्रग्स कर रहा था तो उसके मतलब चर्स पी रहा था शायद, तो उसको टीचर ने, वो स्मेल आई शायद टीचर को, उन्होंने जाके उसको पकड़ लिया। फिर उस बच्चे को और उसके सारे फ्रेंड्स को, मतलब सारे बच्चे, वो तो बच्चा एक्सपेल हो गया, उसके फ्रेंड्स को सस्पेंड कर दिया। मतलब बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाता है। और देखें ये तो सज़ाएँ हैं। सबसे बड़ी सज़ा ये है जो इंसान की ज़ात के साथ हो रही होती है, जो अपनी बॉडी के साथ हो रही है। अच्छा, किचन में आ जाए। अच्छा, आज हम बना रहे हैं चाउमीन्स और साथ ड्रम स्टिक्स बना रहे हैं। वंडरफुल, बच्चों की बड़ी फेवरेट चीज़, तो बच्चों को अच्छे अच्छे खानों के ऊपर लगा दें, वो शायद एक बेहतर ऑप्शन है। बिल्कुल। चिकन चाउमीन्स के लिए पहले हमें चाहिए मुर्गी का गोश्त आधा किलो, तेल आधा कप, लहसुन 1 खाने का चम्मच, हरा प्याज 1 अदद, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच, शिमला मिर्च 1 अदद, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, सिरका 3 खाने के चम्मच, गाजर 2 अदद, बंद गोभी 2 कप। आप इसमें ये है कि पहले स्पैगेटीज़, अगर आपको वैसे इसमें एग नूडल्स डलते हैं, अगर आपको नहीं मिले तो आप इसमें दूसरे नूडल्स भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है, तो आप थोड़ा सा फूड कलर लें और उसको बॉईल कर लें। और उसके बाद आपने उसको बॉईल करने के बाद थोड़ा सा ऑयल में चिकन सॉटे करना है। चिकन सॉटे करने के बाद इसके अंदर जितने भी मसाले हैं, सोया सॉस है, सिरका है, चिली सॉस है, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च हम इसलिए यूज़ करते हैं ज़्यादा क्योंकि काली मिर्च का कलर एक आता है ब्लैक, और जिसकी वजह से उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये सारे आपने एक प्याली में डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसके अंदर डालना है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप एक अलहदा फ्राई पैन में अपनी सब्जियां सॉटे कर लें, और अगर चाहें तो उसी में कर लें, लेकिन यह है कि इतनी सॉटे करनी है कि उनका क्रंच ख़त्म ना हो। और उसके बाद आप अपने क्या कहते हैं स्पैगेटीज़ ऊपर डाल लें, और उसके यहाँ आप अपने चाउमीन्स एग नूडल्स हैं जो वो ऊपर डाल लें, और उसके ऊपर जब सब कुछ डाल के अच्छे से मिक्स कर लें तो इसके ऊपर आप हरा प्याज जो है वो डालें, क्योंकि हरा प्याज को आपने पकाना नहीं है, नहीं तो वो बिल्कुल गल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद हम ड्रम स्टिक्स पे जाएंगे। ड्रम स्टिक्स के लिए चाहिए आपको मुर्गी का गोश्त 1 किलो, प्याज आधा किलो, अदरक 100 ग्राम, लहसुन 100 ग्राम, पुदीना 100 ग्राम, हरा धनिया 100 ग्राम, हरी मिर्चें 100 ग्राम, बेसन 100 ग्राम, आटा 100 ग्राम, कॉर्नफ्लोर 100 ग्राम, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, धनिया पाउडर 3 खाने के चम्मच, दादर मिर्च 2 खाने के चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने
के चम्मच, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चम्मच और तेल फ्राई के लिए। आप इसमें है कि चिकन को आप बेशक खुद घर पे चॉप कर लें, लेकिन अगर आप बाहर से भी कीमा करवाते हैं तो प्लीज़ उसको बड़े ब्लेड के साथ थोड़ा सा मोटा करवाइएगा। और उसके बाद प्याज को भी आपने चॉप करना है, उसको ग्राइंडर में पेस्ट नहीं बनानी है, थोड़े से उसके चंक्स रहने चाहिए। और इसी तरह हरी मिर्च जो है वो भी आपने चॉप कर लेनी है। पहले आप प्याज, हरी मिर्च और ये डाल के और इसके अंदर धनिया पाउडर और पुदीने का पाउडर, हरी मिर्च और नमक डाल के थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन के लिए रख दें। जब ये थोड़ा सा मैरिनेट हो जाए तो इसके अंदर सिर्फ बाइंडिंग के लिए हम एक अंडा यूज़ करेंगे। एक अंडा डालने के बाद इसमें आटा और आपने क्या कहते हैं कॉर्नफ्लोर, आपकी मर्ज़ी है, आप फाइन फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। आपने दोनों फ्लोर्स को डाल के इसकी बाइंडिंग करनी है और ये इतनी बाइंडिंग होनी चाहिए कि थोड़ा सा आपके हाथ में कैची हो जाए, आपकी स्टिक पे लग जाए। अगर आप इसके साथ ड्रम स्टिक्स की ही बॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप वो बॉन्स लेकर उसको बॉईल कर लें और आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप आइसक्रीम स्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप डीप फ्राई, लेकिन हल्की आंच में, ताकि हल्का गोल्डन हो जाए। अगर आप तेज़ करेंगे तो ये ऊपर से तो गोल्डन हो जाएगा लेकिन अंदर से फ्राई। बिल्कुल। और अगर आप इसको हाफ टर्न करके फ्रीज़ भी करना चाहें तो जिपलॉक के बैग्स के अंदर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे साथ रब्ता करना चाहते हैं, 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपने अपनी कोई फीलिंग्स शेयर करनी है या आपके पास कोई ऐसा इंसिडेंट है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग पे हम बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हमें कुछ एक्सपर्ट्स ज्वाइन करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जिन एक्सपर्ट्स का हम इंतज़ार कर रहे थे अब उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जा रहा है। हमने रिक्वेस्ट की कि हमारी जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है उनके कुछ मेंबर्स हमें ज्वाइन करें और हमें गाइडेंस दें, तो राजा तारिक कियानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप रीजनल डायरेक्टरेट कमांडर ANF पंजाब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स से आप डायरेक्टर हैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स रावलपिंडी के, मोहम्मद आमिर रफ़ीक साहब ने। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज के दिन की मुनासबत से सबसे पहले तो मतलब आज के दिन को मनाने का मकसद कुछ इससे रिलेटेड अगर गाइडेंस दे दें, उसके बाद मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आखिर एंटी नारकोटिक्स फोर्स है क्या। जी तारिक साहब आपसे शुरू करें। जी यकीनन जो इस वक्त मंशियात के बढ़ता हुआ रुझान है उसको देखते हुए ये इंटरनेशनली UNODC ने एक डे मुकर्रर किया। जैसे बाकी डेज़ होते हैं, इंटरनेशनल डेज़ मनाए जाते हैं, इसी तरह ये भी मनाया जाता है। एक इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि सारों की तवज्जो इस तरफ दिलाई जाए एक सीरियस मसले की तरफ, कि हमें इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और इसका हल निकालने की ज़रूरत है, जिसके लिए ये दिन मनाया जाता है। और यकीनन बड़ी खुशी की बात है कि आपने भी इसकी अहमियत को जाना है और आज हमें यहाँ मदऊ किया है, जिसके लिए हम आपके मशकूर हैं कि आपके प्रोग्राम की तवज्जो से हम भी पैगाम देना चाहेंगे अपनी कौम को। तारिक साहब, हम तो कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें, जो स्पेशल डेज़ हैं उनसे रिलेटेड बात करें, लेकिन व्यूअर्स का भी से भी हमारी यही रिक्वेस्ट होती है कि जो हम बातें करते हैं व्यूअर्स देखें, अब ये बहुत सीनियर लोग हैं, इनको रिक्वेस्ट करना, इनको बुलाना, परमिशंस लेना, ये सारी प्रोसेस करने का रीज़न सिर्फ ये होता है कि हम आप लोगों को अवेयरनेस दे सकें, कुछ गाइडेंस दे सकें। और बहुत से लोग जो हैं कभी कभी किसी ऐसे मसले में फंस जाते हैं जिसके बारे में वो खुद भी अवेयर नहीं होते क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होती। वो कहते हैं ना, नॉलेज इज़ पावर। तो हम आपको वो पावर या वो ताकत देना चाहते हैं कि आप खुद प्रॉपर डिसीजंस ले सकें। जी आमिर साहब। आलमी दिन के हवाले से मेरा पैगाम यही है कि ये एक इनफरादी मसला नहीं है, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम, ये हमारा इज्तमाही इशू है एक इस कौम का। हमें इसको मिलकर इसको टैकल करना है। और अगर कोई बच्चा खुदा न खास्ता या कोई नौजवान या कोई इसके अंदर मुब्तला हो गया तो हम सबको मिलकर उसके लिए उसको इस नशे से बाहर निकालने की कोशिश करनी है। और बहैसियत मेंबर ऑफ़ दी एंटी नारकोटिक्स फोर्स हमारा काम है कि हम इसकी सप्लाई को भी रोकें, जिस तरह हम इसको रोक रहे हैं। अभी हम बाद में इसके ऊपर बात करेंगे कि हम इसके लिए क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं। तो हमें इसके लिए, क्योंकि वही चीज़ है ना आमिर साहब, लोग ये कहते हैं कि
भाई ये तो इलीगल है, पाकिस्तान में नहीं मिलती। माँ बाप ना इस चीज़ में इजी होके बैठे होते हैं, ये नहीं रियलाइज़ करते कि हर नुक्कड़ कोने पे एक अवेलेबिलिटी है। अब इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग अपना काम नहीं कर रहे, इसलिए क्योंकि आपके साथ अवाम ताउन नहीं करती। और छोटे या बड़े स्केल के ऊपर जैसे भी लोग ड्रग्स स्मगल कर, अब देखें ना, हर बंदा जो ट्रैवल करता है, चाहे अक्रॉस द बॉर्डर करे या जहाज़ के थ्रू करे या किसी व्हीकल के थ्रू करे, हर बंदे की हर चीज़ हर वक्त नहीं चेक हो सकती, वरना तो आपको मतलब करोड़ों लोग हायर करने पड़ेंगे सिर्फ इस काम के लिए। अवाम अगर खुद कुछ जिम्मेदारी ले और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चले, सोसाइटी के हर सेगमेंट की इसमें अपनी अपनी जिम्मेदारी है। जैसे मीडिया का अपना रोल है, उलमा का इसके अंदर अपना रोल है, टीचर्स का, साथिज़ा कराम जो हमारे हैं उनका अपना रोल है, वालिदैन का अपना रोल है। अभी जैसे एज ए पेरेंट अगर मैं अपने बच्चे पे नज़र नहीं रखूँगा, उसकी एक्टिविटीज़ पे नज़र नहीं रखूँगा, तो वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ बैठा है। क्योंकि आप दोनों खुद भी पेरेंट्स हैं, मैं भी एक माँ हूँ। इसीलिए जब हम शो शुरू कर रहे थे तो मैंने कहा देखिए प्रोफेशनल बात हम ज़रूर करेंगे एंटी नारकोटिक्स फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स को ये तो क्लियर करें ना कि हम दो बाप और एक माँ आपके सामने बैठे हुए ये बात कर रहे हैं कि हम खुद भी बड़े परेशान हैं। जी जी बिल्कुल। और जस्ट बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द एंटी नारकोटिक्स फोर्स, कोई गारंटी तो नहीं है कि आपके फैमिली का कोई भी मेंबर इस उल्टे काम में मुब्तला नहीं होगा। बिल्कुल, ये एक आग है और हम यहाँ बैठे हैं, अभी बच्चे हमारे बाहर कहीं दूर पढ़ने जा रहे हैं या ग्राउंड में हैं, तो हमें नहीं पता वो कहाँ किधर जा रहे हैं, ये कहीं भी फैल के किसी घर में भी आ सकती है। यकीनन आप सही कह रही हैं। और बात ये है कि व्यूअर्स, अभी हम यही बात कर रहे थे, हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिनके घर में 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है, सारे फ़राइज़ भी पूरे किए जाते हैं मजहबी, और बल्कि तहज्जुद और बहुत सी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, उनके घर में भी बच्चे ड्रग्स करें। फिर हमने ऐसे लोग देखे हैं जिनके घर में ये एक्टिविटीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, ड्रिंकिंग भी चल रही है, ड्रग्स भी चल रही है, लेकिन उनके बच्चे उसको हाथ नहीं लगाते। सो ये किसी एक ख़ानदान की फॉल्ट नहीं होती, उस इंडिविजुअल जो इस मामले में पड़ता है। कभी कभी आजकल इतनी एंग्जाइटी है, इतनी डिप्रेशन है, पहले हम बच्चों में ये चीज़ नोट ही नहीं करते थे। अभी हम शो स्टार्ट करने से पहले यही बात कर रहे थे कि पहले प्ले ग्राउंड्स में बच्चे निकलते थे, एक्टिविटीज़ होती थी, स्पोर्ट्स होता था, इतना कुछ होता था। अब बच्चों के पास कोई आउटलेट ही नहीं है, सारा दिन बैठ के स्क्रीन देखते रहते हैं, तो फिर सोचते हैं कि यार कोई गोली खा लेते हैं या कोई चीज़ सिगरेट टाइप पी लेते हैं या कोई चीज़ नाक में डाल लेते हैं या कोई इंजेक्शन लगा लेते हैं और थोड़ी देर इंजॉय कर लेते हैं। जुगन, ये जो आजकल बच्चों में कंपटीशन का ट्रेंड आ गया है कि हमने ज़्यादा नंबर लेने हैं, ज़्यादा नंबर लेने, उसके लिए पढ़ाई करने के लिए वो इस तरह के अपने दोस्तों से मुतासिर होकर इस तरह ड्रग्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मैं छोटी होती थी, आई रिमेंबर जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो स्पीड एक चीज़ थी, आप लोगों को याद होगा कि स्पीड का हम सुनते थे। बाहर के ममालिक में तो ऑनलाइन भी लोग जो है उसको ऑर्डर कर लेते थे, सारा कुछ कर लेते थे। पाकिस्तान में उस वक्त अवेयरनेस भी नहीं थी इसकी, तो बहुत से जो डॉक्टर्स जो बच्चे बन रहे थे और जिनकी बहुत टफ CSS वगैरह, वो लोग जागे रहने के लिए इसको ले रहे होते थे कि ब्रेन भी तेज हो जाता है। लेकिन ये सारा एक टेम्परेरी चीज़ है ना, ये आप इसके लॉन्ग रन अगर इसके असरात देखेंगे तो वो बच्चा अपने माइंड को मुतासर कर रहा है, अपनी सेहत को मुतासर कर रहा है, और वो उसके लिए लॉन्ग रन उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। उसका अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं रहेगा, अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहेगा, वो कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, अल्टीमेट अपना गोल अचीव नहीं कर सकेगा, वो किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा। और तारिक साहब ये देखें ना कि हम इसके रीज़न्स को इसलिए डिस्कस करते हैं या इसको रेज़ इसलिए करते हैं क्योंकि व्यूअर्स, जब भी कोई इंसान किसी चीज़ गलत एक्टिविटी में पड़ता है, उसके पीछे उसकी रीजनिंग को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है ताकि आप मसले को जड़ से रोक सकें। लेकिन तो खैर ये तो वो बात है ना कि नशा। जी सर। जी, इस सिलसिले में मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा क्योंकि हमने कुछ मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर भी चला रहे हैं NF, तो वहाँ जो पेशेंट्स आते हैं या अदर दैन जो NGOs चला रही हैं, उनके पेशेंट्स भी मैं रिसेंटली विज़िट किया डस्का में भी और यहाँ लाहौर भी, तो उन पेशेंट्स से मैं पूछ रहा था, बेसिकली हम इनको पेशेंट्स कहते हैं, उनका अपना इख्तियार नहीं अपने ऊपर ना, उनको एक बीमारी लग गई है, दूसरी बीमारी की तरह एक बीमारी है, हमें इसको बीमारी के तौर पर लेना चाहिए, हमें इसको स्टिग्मा नहीं बनाना चाहिए, वो बंदा अपने इख्तियार से निकल जाता है। तो वहाँ मैंने जो इंटरव्यूज़ किए उनसे पूछा आपको क्यों एडिक्शन हुई है, तो ज़्यादातर जो रीज़न्स आई है ना सामने, उनमें एक रीज़न ये थी कि पीयर प्रेशर है, दोस्तों ने ले लो, कुछ नहीं होता, कोई ऐसी बात नहीं है, जस्ट फॉर दिस रीज़न के वो उसको एडिक्शन में लाना चाहते हैं ताकि उसको कुछ अच्छा है या अमीर है या पैसे हैं, तो वो दोस्ती नहीं कर रहा, दुश्मनी कर रहा है कि वो उस चक्कर में कि चलो मेरी ड्रग भी निकल आएगी। एक रीज़न ये भी नज़र आई है, क्यूरियोसिटी भी आई है। इस तरह ये पढ़ाई वाला जो बात कर रहे हैं, अक्सर आजकल वो मिथ है आइस की
कि जी अगर आप लेंगे रात को जागते रहेंगे पढ़ेंगे, लेकिन अल्टीमेट आप साल 2 साल में आप फिजिकली मेंटली आप बेकार हो आपका जाते दिमाग उड़ जाता हैं है। और आपकी डायरेक्शन चेंज होएगी और इससे ओवरडोज की वजह से डेथ्स भी हो रही हैं स्टूडेंट्स तारिक में। साहब, कितनी स्टोरीज हमें सुनने को मिलती जी, हैं जी। आजकल कि वो फलां बच्चा जो है वो रात को सोया तो जागा ही नहीं। काफ़ी ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे एक्चुअली ड्रग्स ली रात को, बच्चा सो गया, हार्ट का इशू हो गया, ब्रेन का इशू हो गया, कोई इस टाइप की चीज़ हुई और बच्चे की डेथ हो गई। अब ऑब्वियसली घर वाले ये तो नहीं कहेंगे ना कि हमारा बच्चा जो है, क्योंकि इतना इसके साथ स्टिग्मा जी अटैच्ड जी है, बिल्कुल। अपने घर वालों को भी के साथ ये चीज़ शेयर नहीं की जाती। हमारे अपने जानने वालों में किसी की डेथ हुई तो सब ने कहा कि इतनी यंग एज पे हार्ट अटैक कैसे हो गया। बिल्कुल तारिक साहब, सही बाद कहा। में जो उनके घर वाले बात कर रहे थे तो उनकी बातों से ये पता चला कि जब उसको अस्पताल लेके गए तो उस शख्स की जेब में से हेरोइन की वो भी निकला, जी। इंजेक्शन की भी एक वो चीज़ निकली और कोई चम्मच और कुछ 4-5 इस किस्म की चीज़ें उसकी जेब से निकली। यानी कि उसने ओवरडोज की, रात को मेरे ख्याल से उसकी फिर आंख लगी है या जो भी हुआ है और वो बंदा सुबह जागा ही नहीं। घर वालों ने कहा हार्ट अटैक। और ये हर एज ग्रुप में व्यूअर्स पाया जाता है, शुरू यंग एज पे शुरू होता है, जी जी लेकिन फिर ये जब एडिक्शन बन जाती है तो कुछ लोग सारी ज़िंदगी इसमें मुब्तला रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग आपको पता है बहुत यंग एज पे अपनी जान खो जाते डेथ हैं हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे या हो रहा है। दिमाग उड़ जाता है, किसी वो मेंटल इंस्टीट्यूशन में पहुंच जाते हैं। फाउंटेन हाउस में कितने लोग हैं हमारे लाहौर में ही, पाकिस्तान में फाउंटेन हाउस है, वहाँ पे आप जाए व्यूअर्स तो बहुत से लोग जो वहाँ पे हैं जी जी इसी प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे हैं। इसीलिए इस साल हम एज ए इदारा इस थीम को प्रमोट कर रहे हैं कि वन नेशन वन डेस्टिनेशन ड्रग्स फ्री पाकिस्तान। क्या बात तो वो है। जो मैंने शुरू में बात की कि हर माशरे के हर सेगमेंट को अपना अपना इसमें किरदार अदा करना है, तो हमें एक नेशन बनना है और एक डेस्टिनेशन, एक मंजिल की तरफ जाना है कि हमारा ये मनशियात से पाक हमारा पाकिस्तान हो। भाई कितनी अच्छी और प्यारी बात हो व्यूअर्स के एक कमरे में 20 यंग लोग हों, टीनेजर्स हों, सामने ड्रग्स पड़ी हुई हों, लेकिन हाथ कोई ना लगाए। बात तो ये है कि मतलब पड़ी भी हो चीज़, एक्सेसिबिलिटी भी हो, तो उसको ना हाथ लगाए। ताकि उसको समझ आ जाए कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। बिल्कुल। और वही चीज़ है ना कि कुछ ये भी कि मतलब अब ये कूल चीज़ बन गई है ना बाहर के ममालिक में, क्योंकि कुछ जगहों पे वीड वगैरह लीगलाइज हो गई है, तो उसकी वजह से यंग लोग, क्योंकि हम लोग वेस्ट से बड़ा इंस्पायर होते हैं ना, उनकी अच्छी चीज़ों से हम कभी नहीं इंस्पायर होते। बिल्कुल। पुठी चीज़ हमें हमेशा अच्छी लगती है, मुख्तसर कपड़े हों या ये नज़र आ रहा हो कि वहाँ पे नशे वगैरह लोग कर रहे हैं, अच्छा वो लीगलाइज हो गया, वहाँ पे लोग ड्रिंक करते हैं, हम भी अगर यंग एंड कूल है तो हम ड्रिंक करेंगे। अब ये सारी चीज़ें अगर आपके मुल्क में लीगल नहीं है तो आप इलीगल काम करें। अब इतना सा इलीगल काम करेंगे, इतना बड़ा इलीगल काम करें, वो है तो इलीगल है। अच्छा सर, एंटी नारकोटिक्स फोर्स करती क्या है? एंटी नारकोटिक्स फोर्स जी एक फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है जिसका काम है कि काउंटर नारकोटिक्स जितने लॉज हैं उसको वो पाकिस्तान के अंदर इन्फोर्स करती है। यानी कि इंसदाद मनशियात के कवानीन को हम इन्फोर्स करते हैं। हमारा हेडक्वार्टर पिंडी में है और 5 हमारे रीजनल डायरेक्टरेट्स हैं जिसमें पंजाब के डायरेक्टर हमारे साथ हैं। इसके अलावा सिंध, बलूचिस्तान, केपी और नॉर्थ का एक हमारा इलाकाई दफ्तर है। हमारा काम यह है, हम बेसिकली 3 prong या मल्टी prong स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं। हम तो एक तरफ हम ड्रग्स की सप्लाई को कम करते हैं, जो ड्रग्स इस माशरे के अंदर आ रही हैं, जो स्मगलर्स हैं, जो उसके लेकर आ रहे हैं, उनको हम पकड़ते हैं, उनके खिलाफ हम केसेस लेके रजिस्टर कैसे करते आते हैं। हैं? पता है मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा बॉदर करती है, देखिए जब भी मैंने ट्रैवल किया, आपकी फोर्स एयरपोर्ट्स पे भी होती है, बॉर्डर्स पे भी हो, बता हर जगह आप लोग हैं, या तो आप लोग ना हो, आप लोग हर जगह हैं, तो ये फिर भी मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ ताकि कभी कभी लोगों को मिसयूज भी किया जाता है, तो मैं उस पर भी आना चाह रही हूँ। थोड़ा सा मैं आपको वो पूरा अपना बता दूं कि हम कर क्या रहे हैं। एक Okay. तो हम ड्रग की सप्लाई को कम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम ड्रग्स की डिमांड को कम करने की कोशिश करते हैं। जो अभी आपने बात की कि जो लोग इसकी तरफ आ रहे हैं उनको रोका जाए थ्रू अवेयरनेस, थ्रू हम उनको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हम इस तरह के प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं ताकि हम उनको रोकें। यानी कि जो इस तरफ जिनका रुझान भी होता है और साथ साथ घर वालों को भी अवेयरनेस जी, दें, एक कलेक्टिव। जी एक कलेक्टिव है, उसमें हम एक बंदा जी अकेला तो होता ही नहीं है, आपको पता है फैमिली के साथ एक पूरा वो ऐसे ही है। सिलसिला चल रहा है। हम हर सेगमेंट को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि हम स्कूलों के अंदर जाके सेमिनार्स कर रहे हैं। हम वाइस चांसलर्स जो यूनिवर्सिटीज़ की हैं उनका हमने एक फोरम बनाया, हमने उनको इन्वॉल्व किया, हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमने उलमा जो हैं हमारे, उनको हमने कहा है कि वो अपने जुमे के खुतबों में मसाजिद से बेहतर क्या जगहें हैं, उसको आप इसको प्रोपोगेट करें थ्रू द लाउड स्पीकर ऑफ द मॉस्क्स।
उसके अलावा जितने हमारे सोशल वर्कर्स हैं, NGOs हैं जो सोशल सेक्टर में काम कर रही हैं, उनको हमने इन्वॉल्व किया है। और चूँकि हमें अपनी बेसिकली अपनी नई नस्ल की फ़िक्र है, तो हम बेसिकली अभी हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की तरफ ना सिर्फ हम उनका उधर हम डिमांड को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वहाँ सप्लाई भी कम कर रहे हैं। बड़ा हमने एक मेकनिज़म इवॉल्व किया है कि जो स्कूलों के तालीमी इदारों के इर्द गिर्द जो लोग मंशियात सप्लाई कर रहे हैं उनको रोका जाए, उनको पकड़ा जाए। तो हमने काफ़ी इस हवाले से हमने बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं और हमें इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसेस हुई हैं। और तीसरा जो आपका टियर है वो है रिहेबिलिटेशन। वो इसी के अंदर ही इसी आता है, के साथ है। रिहेबिलिटेशन वाला तीसरा टियर हम इसको कहते हैं, जो हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो इदारा है वो ना सिर्फ मुल्की सतह पे मंशियात को ख़त्म कर रहा है, बल्कि हम इंटरनेशनली भी हम लोग ताउन कर रहे हैं कि जो यहाँ से ड्रग्स बाहर जा रही है, जब बाहर से ड्रग्स हमारे यहाँ पर आ रही है पाकिस्तान में, उसको किस तरह से रोका जाए। तो हमारे 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, हमारे जो ड्राई पोर्ट्स हैं 19 ड्राई पोर्ट्स हैं, हमारे 3 सी पोर्ट्स हैं हमारे, उसके अलावा कोई 11 बॉर्डर एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं, वहाँ हमारी फोर्स प्रेजेंट है और वो काम कर रही है, ताकि बाहर से जो सप्लाई, आपको मैं बताता चलूँ कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान मनशियात के ख़िलाफ़ एक फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे गिरदोनवा में हमारे जो हमसाया मुल्क में जो ओपिएट्स या अफ्यून पैदा हो रही है, वो 86% 86% ऑफ द टोटल वर्ल्ड ओपियम प्रोडक्शन है। तो वो उसका 44% या 40 से 44% वो पाकिस्तान के रास्ते से दुनिया के दूसरे मुल्कों को जाता है। तो हमारा काम है कि हमने उसको रोकना है। और जो ये फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, ये कोकेन और ये दूसरी जो अभी नई जो किस्म के ड्रग्स हमारे पास आ गई है, ये बाहर से, हाँ जी जी, कोकेन है, इसको हम बाहर से आती हैं, इनको हम रोकते हैं। तो ये हमारा इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन का प्रॉन्ग है, इसमें हम इंटरपोल के साथ ताउन कर रहे हैं। तो ये उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसमें चौथी थोड़ा सा मैं चीज़ ऐड करूँगा। चीज़ भी तो हो रही है कि लोग यहाँ पे बना भी तो रहे हैं ड्रग्स। एक तो होता है ना जो बाहर से आती हैं। अब देखिए, कोकेन बड़ी महंगी ड्रग है, हाँ कोकेन महंगी ड्रग है, राइट। अब वो एक बड़ी महंगी चीज़ है, वो यहाँ पे मैंने सुना है कि लोग फार्मास्यूटिकल दवाइयों को पीस के उसको बना के उसको कोकेन के नाम पे बेचते हैं, और उसके कभी कभी कोकेन से भी बुरे साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो पता नहीं उसमें क्या मिला हुआ होता है। हमारे नॉलेज में सच तो कोई आया नहीं है। कोकेन के बारे में बात करने लगूँ सिर्फ, बाकी ड्रग्स के बारे में एडल्ट्रेशन की जाती है। कोकेन बेसिकली पेरू, कोलंबिया, ये जनूबी अमेरिका जो है उस तरफ से आती है, क्योंकि उसी इलाके में ये पौधा होता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये है ही नहीं अवेलेबल। जी जी, तो ये आती है उधर से, सिर्फ उसी तरफ। तो यहाँ अडल्ट्रेशन होती है, आप सही कह रही हैं कि प्योर नहीं होती, तो अडल्ट्रेशन से ज़्यादा डेथ्स और ज़्यादा नुकसान होते हैं। व्यूअर्स, प्योर और अनप्योर ड्रग्स आर रॉन्ग, ये पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। लेकिन बात ये है कि जो लोग सोचते हैं ना हम ये नशा करेंगे हम हाई हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में जब तक ये चीज़ पहुंचती है उसमें 100 और चीज़ें हो जाती हैं, तो यू कैन डाई। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए वो अडल्ट्रेशन करके ज़्यादातर कि ज़्यादा मजा आएगा या नहीं, वो मिक्स करके देते हैं पैसा ज़्यादा कमाने के लिए जो बेच रहे हैं। तो उनको नहीं इससे गार्स के किसी की डेथ होती है या क्या हो रहा है। चौथा जो बात मैं ऐड करना चाह रहा था, जो चौथी हमारी स्ट्रेटजी है, उसमें हमारी ANF अकेडमी है, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स अकेडमी है इस्लामाबाद में। वहाँ पहले तो हम ट्रेनिंग कर रहे थे अपनी और दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, उनको बताते हैं कि कैसे लॉज इंप्लीमेंट करने हैं, कैसे आपने इसको काबू करना है, कैसे अपना प्रोसिक्यूशन करनी है। अभी वहाँ हमने एक एडिशन कर दिया है कि वो ये कर दिया कि जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनके लिए हमने वहाँ ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है, स्टूडेंट्स की भी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की, उनको भी वहाँ बुलाते हैं। और यूनिवर्सल प्रिवेंशन करिकुलम हमने वहाँ बनाया है और UNODC के तावन से, तो वहाँ पे अभी हम उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो भी समझें कि कितना गंभीर मसला है और कैसे इसको टैकल करना है स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में। सही। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आमिर साहब भी हमारे साथ हैं, तारिक साहब भी हमारे साथ हैं, ANF यानी कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी, आप मज़ीद कुछ आमिर साहब ANF से रिलेटेड हमें गाइड करने लगे थे। जी, ANF के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ANF एक आई थिंक कि अपनी नोयत का एक वाहिद अदारा है कि जो इंटेलिजेंस कलेक्शन से लेके मतलब हम हर डायरेक्शन में काम कर रहे हैं
कि हम ड्रग स्मगलर्स के ख़िलाफ़ हम इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद हम उसकी अरेस्ट और सीज़र्स की तरफ जाते हैं कि हम मुलज़िमों को ख़ुद अरेस्ट करते हैं, उनका सीज़र करते हैं जो ड्रग्स उनसे निकलती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम उसकी इन्वेस्टिगेशन खुद करते हैं। ANF इज़ एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑल्सो। तो हम इन्वेस्टिगेट करके हम अपना केस जो है वो कोर्ट में ख़ुद लेकर जाते हैं, उसको प्रोसिक्यूशन भी ख़ुद करते हैं। हमारे अपने लीगल ऑफिसर्स हैं और हमारे अपने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं नारकोटिक्स के हवाले से, हम उसको प्रोसिक्यूट करते हैं। अच्छा आमिर साहब, एक सवाल, अगर आपको पता चले कि आपके मोहल्ले में या कोई एरिया में कोई ड्रग्स बेच रहा है तो क्या आपसे रब्ता करना है? जी, हमारा ANF मैं पता है क्लैरिटी, क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं चलता, जी, मैं पुलिस को उसके- फ़ोन कर जी, देते हैं, इसको फ़ोन कर देते हैं, राब्ता कौन कौन लोग आपसे राब्ता कर सकते हैं किस किस चीज़ के लिए? क्योंकि कभी कभी मोहल्ले में आपको पता होता है कि ये बंदा जो है लोगों को बेच रहा है जाके ड्रग्स, आपको पता है कि वो बंदा बेच रहा है, आपने उसको खुद भी रोकने की कोशिश की, कभी कभी लोकल अथॉरिटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं तो बंदा फंस जाता है। जी जी, मैं इसकी तरफ आता हूँ। मैं पहले अपनी वो पहले वाली बात ज़रा मुकम्मल कर लूँ कि हम प्रोसिक्यूट भी खुद करते हैं अपने उसको जो स्मगलर्स जो हमारे मुलज़िम हैं उनको। उसके बाद उनके जो एसेट्स उन्होंने बनाए हैं या जो उन्होंने इलीगल मनी उससे कमाई है उसको हम फॉरफीट भी करते हैं, अच्छा, उसको हम ठीक है। फ्रीज़ भी करते हैं ताकि हम स्मगलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकें। तो हम उनकी एसेट्स और ड्रग को फॉरफीचर की तरफ जाते हैं और ये हमारा एक बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजी है कि अगर हम एक बंदे को उस कमाई से महरूम कर दें कि जो वो री इन्वेस्ट कर रहा है इस बिज़नेस की तरफ, तो ये स्ट्रेटजी इज़ वेरी सक्सेसफुल कि हम ना सिर्फ उसको इन्फोर्समेंट कर रहे हैं कि वो ड्रग की सप्लाई उसकी बंद करें, बल्कि हम उसके एसेट से उसके इस पैसे से महरूम भी कर क्योंकि रहे हैं। लोगों को यही होता है ना कि चलो हम पकड़े भी जाएंगे तो हमारे पीछे खानदान वाले तो सेट रहेंगे। जी सर, तो अगर आपको पता है कि आप भी पकड़े जाएंगे और आपने जो बनाया है वो भी आपसे एक तरह से ले लिया जाएगा, ले लिया जाएगा, तो उसके बाद तो फिर वही वाली बात आ जाती है ना, आप कितनी भी देर उस चीज़ को एंजॉय कर लें, जिस दिन आप पकड़े गए उस दिन आप भी गए और आपके घर वालों की भी जो सिक्योरिटी, जिसकी जो भी रीज़न था आपका करने के लिए। अव्वल तो व्यूअर्स वही वाली बात है, हराम की कमाई और हराम की कमाई आज तक किसी को रास नहीं है। रास नहीं आती तो बिल्कुल। ये एक हमारी इन्फोर्समेंट की अप्रोच है। इसके साथ जो अभी हम बात कर रहे थे, हमारी एक सॉफ्ट अप्रोच भी है जिसमें हम रिहेबिलिटेशन, री इंटीग्रेशन, ट्रीटमेंट की तरफ हम काम करते हैं। हमारे अपने 6 ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं जिनको हम मॉडल एडिक्शन एंड ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कहते हैं और इसमें हम मुफ्त इलाज करते हैं। इनका अकोमोडेशन, इनका खाना पीना, इनका इलाज सब फ्री है। तो ये हम दोनों प्रॉन्ग्स को साथ लेके चल रहे हैं। तो हमारा एक राब्ता नंबर है 1415, वो बिल्कुल टोल फ्री नंबर है। किसी के पास किसी किस्म की इंफॉर्मेशन हो, किसी ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में, कोई सप्लाई कर रहा है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के कर रहा है, मुकम्मल राज़दारी के साथ वो हमारे इस नंबर पे फ़ोन करे। हम उसकी आइडेंटिटी को लीक नहीं करते, हम उसको बिल्कुल सिगाए राज में रखते हैं और जो वो इन्फॉर्मेशन देगा उसके ऊपर 100% काम होगा और वो जो एक्टिविटी के बारे में उसने इतला दी है उसके ऊपर हम ज़रूर एक्शन लेते हैं। 1415 पे आप कॉल कर सकते हैं, टोल फ्री जी, नंबर। इसके अलावा PM पोर्टल है, वहाँ पे भी आप कंप्लेंट, वहाँ भी एनोनिमस रहता है, आप सामने नहीं आते और कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर इसी तरह हमारी वेबसाइट है, ANF की वेबसाइट, वो कॉमनली अवेलेबल है, उसका एड्रेस, फेसबुक पेज है, ट्विटर है, तो वहाँ पे भी आपको कंप्लेंट करते हैं तो उसको भी हम पिक करते हैं और उसके ऊपर भी हम बाकायदा काम कर रहे हैं। और व्यूअर्स देखें, जैसे कि अभी मैं बात कर रही थी ना कि आपको पता चलता है, हम कराची में एक ये केस हुआ था कि किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर एक पता नहीं मैरिड कपल थे कि नहीं थे, या मतलब एक लड़का लड़की मतलब फौत हो चुके थे और वो मतलब ड्रग्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ना उस अपार्टमेंट के अंदर पाई गई। हमसायों से जब पूछा और इंटेरोगेट किया तो उन्होंने कहा भाई हमने उनको भी जाके 2-3 दफ़ा में देखा था कि इनके अजीबो गरीब एक्टिविटीज़ होती हैं, रात की लेट तक म्यूज़िक चलाते रहते हैं, हमने बिल्डिंग वालों को भी कंप्लेन किया, ये वो सब किया और कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ा। अब बात ये है कि अगर जो हमसाए थे वो 1415 पे कॉल कर लेते जी जी, तो आप लोगों ने आके चेक भी कर लेना था। और बात ये कि देखिए, अगर कोई इंसान मासूम है तो उसको वैसे ही कोई टेंशन नहीं है, अगर उनके दरवाजे पे आप आके चेक करते भी हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई है इन द रॉन्ग तो कम से कम फिर उनका इलाज किया जा सकता है। कार्रवाई और हो सकती व्यूअर्स है। ये वाली बात नहीं है कि हाँ, अगर कोई नशा बेच रहा है और उस तरह का कर रहा है वो तो फिर जैसे कि उन्होंने कहा कि एक पूरी प्रोसेस से गुजरेंगे और अरेस्ट और सारा कुछ और एसेट्स भी फ्रीज होंगे। लेकिन अगर कोई इंसान ड्रग एडिक्शन की बीमारी में मुब्तला हो ही गया है तो कम से कम आप लोग
उनको अपने किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाल सकते हैं, उनका इलाज करवा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। क्योंकि तारिक साहब एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि ड्रग एडिक्शन में जो लोग मुब्तला होते हैं, क्योंकि लोग उसको बीमारी नहीं कंसिडर करते तो घरों में लॉक कर देते हैं, उन लोगों को कमरों में लॉक कर देते जी हैं। जी, इसको समझने की ज़रूरत है। ये बड़ा एक पेचीदा मसला है। इससे और ज़्यादा उसके नफ्सियाती प्रॉब्लम्स भी बढ़ते हैं, फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी बढ़ते हैं। हमें समझना चाहिए कि जब एक दफ़ा एक ड्रग में आ गया है तो उसका अपने ऊपर इख्तियार ख़त्म हो गया है, वो मरीज़ है, अब उसको उससे निकालना है। तो निकालने के लिए यही है कि आप अगर एनएफ के रिहैब सेंटर में जगह मौजूद है तब, अदरवाइज किसी प्राइवेट जगह, तो आपने डिटॉक्सिफिकेशन और आप लोग रेकमेंड भी करते थे प्राइवेट जगह अगर आपके पास जगह ना हो जी ना। इसी जी, तरह ये। बिल्कुल और करते यूएनओडीसी इस साल इस थीम को बड़ा प्रमोट कर रही है कि पीपल Prevention फर्स्ट, को। स्टॉप स्टिग्मा, स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन, कि अगर कोई एक इस नशे में आ गया है तो उसको स्टिग्मा ना लगाएं, उसके ऊपर उसको डिस्क्रिमिनेट मत करें, उसको इस माशरे का हिस्सा रहने दें और उसको साथ लेके चलें। क्योंकि देखिए व्यूअर्स, अगर हम जब बात करते हैं डिफरेंटली एबल्ड लोगों की, जिनको स्पेशल पर्सन्स भी लोग कहते हैं, डिसेबल्ड भी, खैर डिसेबल्ड का वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, बट जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं कि उनके घर में कोई ऐसा इंसान होता है, उसको घर में लॉक करके रखते हैं। जैसे कि आपने कहा, उसके नफ्सियाती मसाइल भी होते हैं, ऐसे बच्चे जो हैं वो ज़िंदगी में सर्वाइव नहीं कर पाते। इसी तरह अगर कोई बच्चा या कोई एडल्ट भी ड्रग एडिक्ट है, आप उसको घर के अंदर लॉक कर देते हैं, अब उसको आदत है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नशे की, जी जी उसको उस एडिक्शन से निकालने के लिए प्रॉपर मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। एग्जैक्टली। अगर कमरे में लॉक करके किसी इंसान को आप नशे छुड़ा सकते हैं तो क्या ही बात थी, उसको जैसे ही मौका मिलेगा वो फ़ौरन उसकी तरफ वापस भागेगा या भागेगी। एक और भी तो एडिक्शन है जिसको दवाइयों की एडिक्शन हम कहते हैं, इसके बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि जी, देखिए जी। मेडिकेशन, स्लीपिंग पिल्स, जी जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ नफ्सियात आपको। की बीमारियां जो होती हैं, उसकी जो दवाइयां होती हैं, उसकी भी तो बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर जी रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस तरफ आता हूँ। इस सिलसिले में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि नारकोटिक्स बनाने के लिए जो प्रिकर्सर्स केमिकल्स यूज़ होते हैं वो, और ये जो प्रेस्क्रिप्टिव ड्रग्स हैं जिनको आप कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस कहते हैं, क्या ये भी आपके psychotropic- ज़ुमरे में आता है? जी जी बिल्कुल आता है, चलिए, हमारे एक्ट शुक्र में है। शामिल है। और अगर एक ख़ास हद से ज़्यादा और बगैर परमिट के लाइसेंस के अगर कोई पोजेस कर रहा है या कैरी कर रहा है तो उसके खिलाफ हम केस करते हैं कहता। उसी तरह जैसे बाकी नारकोटिक्स के केसेस बनते हैं मंशियात के, उसमें पकड़ा जाता है और उसको फेस करना पड़ता है कोर्ट्स को, सेम इनमें भी इसी तरह है। ठीक है। यानी वो डॉक्टर की जो प्रेस्क्रिप्शन है उसके मुताबिक अगर कोई दवाई ले रहा है तो ठीक है। ये जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, जो नफ्सियाती मसाइल व ज़हनी अमराज की दवाइयाँ हैं, ये बिल्कुल भी हमारे लॉ में हैं। बिल्कुल सही, चले ग्रेट, मैंने ये भी क्लियर करना था। अच्छा, अब बात यह है कि नारकोटिक्स के ज़ुमरे में क्या क्या आता है सर? क्या इसमें अल्कोहल भी आता है? नारकोटिक्स के ज़ुमरे में अल्कोहल नहीं है। अच्छा, ठीक। नारकोटिक्स के ज़ुमरे में जो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस के अंदर डिफ़ाइन की गई हैं जो मनशियात वो आती हैं, उसके एंड पे एक शेड्यूल दिया गया जिसके एंड पे उसमें प्रिकर्सर केमिकल्स दिए गए हैं और कंट्रोल सब्सटेंसेस दिए गए हैं, वो सारे नारकोटिक्स में आते हैं। लेकिन ये जो आप अल्कोहल की बात कर रही हैं, इसके लिए हमारे यहाँ ये कानून है जिसको हम प्रोहिबिशन ऑर्डर कहते हैं, उसको एक्साइज और पुलिस वो मिलके उसको प्रोमलगेट करते हैं। ठीक है। तो देखने की ज़रूरत सिर्फ ये है कि देखें, एक अकेला एएनएफ का इदारा कुछ नहीं कर सकता। हमारी एक छोटी सी फोर्स है, फेडरल लेवल के ऊपर हम और प्रोविंशियल लेवल पे हम काम कर रहे हैं। तो इसका हल फिर ये निकाला गया, इसके ऊपर अच्छी खासी गौर खौस हुई और प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर एक इंटर एजेंसी टास्क फोर्स बनाने का एक ऑर्डर किया, जिसकी जो सरबराही है वो हमारे डीजी जो हैं वो उसके हेड हैं इंटर एजेंसी टास्क फोर्स के। इसके अंदर 13 फेडरल एजेंसीज़ हैं जिसके अंदर कस्टम्स है, एफसी है, रेंजर्स है, कोस्ट गार्ड्स हैं, मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी है। उसके अलावा 18 प्रोविंशियल एजेंसीज़ हैं जिसके अंदर पुलिस है, एक्साइज है और बाकी जो प्रोविंशियल एजेंसीज़ हैं। अब ये 31 एजेंसियां मिल के अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ इंटर एजेंसी टास्क फोर्स काम कर रही हैं। तो जो भी जिसकी एम्बिट में आता है वो सारे मिल के एक हम कंसोलिडेटेड ऑफर जो एफर्ट कर रहे हैं और इसका बाकायदा इजलास होता है हर क्वार्टरली या 6 मंथली और उसमें प्रोग्रेस भी इसके अंदर डिस्कस होती है और उसके अलावा आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग भी की जाती है। फॉर एग्जांपल, एक इन्फॉर्मेशन अगर किसी एक ऐसे इदारे के पास है जिसका वो दायरा इख्तियार में नहीं आती तो वो दूसरी एजेंसी के साथ उसको शेयर करता है। जैसे हमारे पास अगर कोई अल्कोहल के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी तो हम प्रोविंशियल पुलिस के साथ या एक्साइज के साथ उसको शेयर करेंगे, और अगर एक्साइज के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है तो वो उनके दायरा इख्तियार में नहीं है, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो हम एज ए लीड एजेंसी एंटी नारकोटिक्स फोर्स हम सारा डेटाबेस भी मेंटेन कर रहे हैं। पूरे मुल्क के ड्रग ट्रैफिकर्स का डेटाबेस हमारे पास मौजूद है। उसके ऊपर हम उसको मज़ीद भी अंडर दी गाइडेंस ऑफ डीजी एंड हमारे मिनिस्टर साहब उनको हम वो आगे लेके चल रहे हैं।
ये बात एज अ मदर अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चों की सस्पेंशंस और एक्सपल्शन का हमें पता चलता है। सस्पेंशन क्या है, ड्रग्स के तो पॉइंट ऑफ व्यू से वेपिंग शिपिंग अगर बच्चे करते हैं तो उसमें तो उनको चलो सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन ड्रग का यूज़ अगर स्कूल या कॉलेज के अंदर किया जाए अंदर उनके प्रेमिसेस पे, तो ऐसे बच्चों को एक्सपेल कर दिया जाता है। ये बहुत कॉमन हो गया तारिक साहब, इसका हम क्या करें? जी देखें, इस सिलसिले में मैं भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा हूँ। लास्ट वीक यूनिवर्सिटी ऑफ नहीं, मैं बात कर रही हूँ अब पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में तो वो अपना रोल अदा कर रहे हैं और आप लोग उनके साथ मिलके कर रहे हैं, वो तो एक चीज़ आप कर ही रहे हैं। लेकिन देखें, बच्चे की पहली दर्स का पेरेंट्स माँ की गोद है और बाप की गाइडेंस है। वो सिर्फ पहली नहीं होती, वो उनकी फंडामेंटल दर्स का ही रहती है। वो हमेशा कहते हैं ना कि पहली दर्स का है, उसके बाद फिर स्कूल जाते हैं। स्कूल अगर आप 8 घंटे गुजारते हैं तो बाकी के 24 घंटों में जो टाइम बच जाता है वो तो घर पे ही आपने गुजारना है। तो उधर जितनी गाइडेंस आपको मिल रही है सो मिल रही है, लेकिन घर पे भी तो आपका, तो एज पेरेंट्स गाइड करें कि हम क्या करें, किन चीज़ों के ऊपर नज़र रखें, कौन से क्यूज़ हैं। ये आप दोनों से सवाल है। जी तारिक साहब। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को वाकई आजकल के जो दौर है, जिस तरह दोनों वर्किंग में चले जाते हैं कि वालिद भी वर्किंग कर रहा है, वालदा भी आउट जा रही हैं, तो बच्चे को टाइम कम मिलता है। सबसे पहले तो वालिदैन को चाहिए कि टाइम देने की कोशिश करें, उनके दोस्तों की तरह बिहेव करें, बच्चों को उनके साथ मैक्सिमम इंटरेक्शन रखें, ताकि बच्चा जो है ना उसको आप अंडरस्टैंड भी करें और उसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रख सकें। आप देखें बच्चा तनाई का शिकार ना हो, कमरे में बंद होने की कोशिश ना ज़्यादा करे। इसी तरह बच्चे को कोशिश करें कि वो बाहर किन दोस्तों के साथ उठता बैठता मिलता है, उस पर नज़र रखें। इसी तरह स्कूल टाइम टू टाइम आप जाएँ, उसके जो टीचर्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट करें, वहाँ से आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बिल्कुल पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, और इस वक्त उसी की वजह से बच्चा आइसोलेशन में जा रहे हैं, और वो चूँकि उनको वालिदैन की तरफ से टाइम नहीं मिल रहा, बाहर स्पोर्ट्स के लिए एक्टिविटीज़ नहीं रही हैं, जिस तरह बाहर ओपन ग्राउंड्स में पहले खेलते थे बच्चे, उसमें भी काफ़ी रीजंस हैं। अब देखें ना, आप गेमिंग कर रहे होते हैं। अभी वो पिछले दिनों मैंने कहीं पढ़ा कि पबजी खेलने वाले एक बच्चे ने निकल के गोली मार दी किसी टीचर को, या कुछ इस टाइप की आपने पढ़ा था शायद आमिर साहब, कुछ इस टाइप की भी चीज़ आई थी। अब देखें ना, वीडियो गेम्स की भी एक एडिक्शन हो गई है। अब अक्सर बच्चे जो वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं वो कोई ना कोई ड्रग साथ में ले रहे होते हैं ताकि वो जागे रहें। अच्छा, हाँ, एक ड्रग ले रहे होते हैं, दूसरा उन वेबसाइट्स के साथ ना इश्तिहार आ रहे होते हैं। वो लोग जिनकी नज़र है बच्चों को ड्रग से ले जाने की, वो भी साथ साथ उनको उस तरफ मुतवज्जो करते हैं। उन साइट्स के ऊपर भी उनके आ रही होती हैं चीज़ें कि जी ये लें करें। डेफिनेटली वो इश्तिहारबाजी भी हो रही है। हम एक्चुअली सारा फोकस अपने बच्चों पे रखते हैं जब वो गोद में आते हैं और 5-6 साल की उम्र तक। जब बच्चा थोड़ा इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है तो हम कहते हैं चलो जी हमारी व्यूअर्स 12 साल, मतलब 12 भी नहीं, आजकल के ज़माने में 9 साल की उम्र के बाद आपको पहले से भी ज़्यादा कड़ी नज़र रखनी पड़ती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे का सा ही रोक दें, क्योंकि वो फिर आपसे छुप के करेगा चीज़ें। ये जो हम ब्रेक में याद है तारिक भाई भी बात कर रहे थे कि ये दो एक्सट्रीम्स हैं। एक ये है कि बहुत ज़्यादा आप अगर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं बच्चों के साथ तो तब भी वो इस तरफ निकल पड़ते हैं, बिल्कुल ही आप छोड़ देते हैं तो तब भी वो, मतलब बैलेंस ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया आमिर साहब। जी, ये बैलेंस तो उस वक्त आएगा जब देखें आपका जो कम्युनिकेशन गैप है ना बच्चों के साथ, पेरेंट्स का और बच्चों का, वो आप उसको ख़त्म करेंगे। आजकल आप देख रहे हैं बच्चा ज़रा सी कोई ज़िद करता है कि मैंने खेलना है या मैंने आपके साथ कहीं बाहर जाना है या टाइम स्पेंड करना है, तो हम एज ए पेरेंट हमारे पास टाइम नहीं होता। हम बच्चे को मोबाइल पकड़ा देंगे कि भाई तुम इसके ऊपर गेम खेल लो या कार्टून्स देख लो या इसके ऊपर कोई अपने पसंदीदा कोई चीज़ देख लो। वो उसको उस गैप को आगे लेके फिर वो इस तरह के और एवेन्यूज़ ढूंढता है। तो हमारी सबसे पहली कोशिश एज ए पेरेंट की होनी चाहिए कि हम अपना और बच्चे का जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ख़त्म करें, उसको ब्रिज करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, ख़ुद उसको बाहर लेके जाएं, घुमाएं फिराएं, उसके साथ टाइम, उसकी एक्टिविटीज़ को देखें, उससे पूछें कि उसने सारा दिन किया क्या है, ताकि हमें पता चले कि उसकी क्या एक्टिविटीज़ की। अभी साहब कितना प्यारा ज़माना होता था जब सारे घर वाले डाइनिंग टेबल पे साथ बैठते थे और खाना खाते थे। हम लंच के टेबल पे और डिनर के टेबल पे सारे साथ बैठते थे, खाना खाते थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर के मामा पूछती थी अच्छा क्या हुआ, क्या नानो होती थी, मतलब एक सेटअप। देखिए फैमिली यूनिट्स टूट गए हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम से सब निकल गए हैं। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में आप देखेंगे कि सबसे कम ये वाली चीज़ पाई जाती थी। क्यों? क्योंकि बच्चे को पता होता था कि उठो दादी से टक्कर जाएगी तो उठो दादाजी आ जाएंगे, तो अब्बू, तो चाचू, तो ताया जान, तो वो एक वैसी तरह निकला हुआ होता था कि कोई पंगा नहीं करना। अब आपने खाली घर में आना है। देखिए मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो खाली घर में भी बच्चे आते हैं,
कभी वो राइट लेफ्ट नहीं हुए, उन्होंने कभी अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया, कभी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाया। इसमें जैसे कि आपने कहा तारिक साहब कि टाइम, क्वालिटी टाइम दें बच्चे जी, को। जी। पता हो कि यार मैं अगर किसी चीज़ से अपसेट हो रहा हूँ तो मैं माँ से या अब्बू से या अम्मी से बात कर सकता हूँ। सकूँ। जी जी बिल्कुल। कोई खाला, कोई मामू, कोई चाचू, कोई ऐसा हो जिसके करीब बच्चा हो कि अगर वो गलत तरफ निकलने भी वाला है तो उसका हाथ पकड़ के पकड़ने उसको कोई वाला सही ले। हो, बिल्कुल। तो एंड में आप लोगों का पैगाम क्या है तारिक साहब? जी मेरा पैगाम, चूँकि मैं बताना चाहूँगा कि एएनएफ एक बहुत छोटी फोर्स है, कोई इतनी बड़ी नहीं। हम अपनी लेकिन काम बहुत बड़ा कर रहे हैं जी आप लोग। काम के हवाले से मैं आपको छोटा सा बता दूं कि यूएनओडीसी ने अभी 2022 में एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें उसने पूरी दुनिया के सीजर डाटा को बताया। तो पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है वो 29% ऑफ वर्ल्ड ड्रग सीजर है ओपीएम में। Around तो हम 200 countries। 29% पूरी दुनिया की ओपीएम को पाकिस्तान सीज कर रहा है। मतलब पिछले साल हमने 161 मेट्रिक टन हमने सीज़ किया। इस साल अभी तक हम 6 महीनों में हम 83 मेट्रिक टन हम ऑलरेडी सीज़ कर चुके हैं। बिल्कुल। तो ये एक छोटी सी फोर्स होने के बावजूद भी हम जो बात करते हैं कि हम एक फ्रंट लाइन स्टेट हैं, तो एएनएफ एज ए फ्रंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। जी, तो इसमें मैं यही ऐड करना चाहूँगा, जैसे इन्होंने बताया है कि हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। महदूद वसाइल, मुल्क के भी हमारे महदूद वसाइल हैं, तो इसलिए इस वजह से हमारा जो दूसरा एंगल है अभी वो अवेयरनेस का है, वो हमारा हम भी कर रहे हैं अपनी तरफ से। आप से भी रिक्वेस्ट है, मीडिया पर्सन से भी, और जो सोसाइटी के दीगर सेगमेंट जो हमें सुन रहे हैं आज, उनसे मेरी आपके प्रोग्राम की तरफ से ये दरख्वास्त है कि जितना आप इस मैसेज को फैला सकें कि मंशियात अच्छी चीज़ नहीं है, एक लानत है, और अल्टीमेट इसका अंजाम आप तबाही है, आप कोई फ़ायदा नहीं होता। इन द लॉन्ग रन आप कहीं ना कहीं नुकसान उठा लेते हैं, आप अपने मकसद से हट जाते हैं। तो अगर आपने हेल्दी ज़िंदगी गुजारनी है, बामकसद ज़िंदगी गुजारनी है, तो आपको मंशियात से दूर रहना है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। व्यूअर्स, अल्टीमेटली वही वाली बात है, नशे करना, नशे की हैबिट को किसी की सपोर्ट करना, ये सब चीज़ें गलत है। और देखिए, ज़िंदगी भरपूर अंदाज में जीने का नाम है। ज़िंदगी आपने सिर्फ गुजारनी नहीं है, सिर्फ बसर नहीं करनी। अगर भरपूर अंदाज में अपनी ज़िंदगी को जीना है तो ड्रग्स, अल्कोहल, इस किस्म की चीज़ों का सहारा ना लें। उस चीज़ का सहारा लें जो आपको ज़िंदगी में लॉन्ग रन में लेके जाएगी। वो है अल्लाह ताला के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखना, अपने ख़ानदान के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखना, और अपने आप को फोकस के साथ आगे लेके पढ़ना। और अगर कोई इंसान ट्रैक से हट भी जाता है तो उसको नशई या ड्रगी कह के उसको ऑस्ट्रसाइज ना करें, उसको स्टिग्मेटाइज ना करें, बल्कि उसको सही राह पे लाने के लिए प्रॉपर मेडिकल हेल्प दिलवाएं, घरों में लॉक ना करें, सपोर्ट दें, ताकि कोई अगर किसी नेगेटिव चीज़ में मुब्तला है तो वो एक अच्छे अंदाज में बाहर निकल के आए और उसकी तरफ फिर वापस ना जाए। याद रखिए, ड्रग एडिक्शन एक बीमारी है और इस बीमारी से बचाने के लिए या जान छुड़ाने के लिए प्रॉपर अटेंशन की ज़रूरत है। और एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है पाकिस्तान की, बहुत ब्रिलियंट काम कर रही है। वी आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे व्यूअर्स। हमारे मुल्क की एक सुपरस्टार हमें ज्वाइन करेंगी, who is a brilliant anchor person, she's a brilliant person। उनके साथ बड़ा एक प्यारा ताल्लुक़ है मेरा, उनके बारे में आज हम जानेंगे इन डिटेल। क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। व्यूअर्स, पंजाबी RDX बैंड हमारे साथ हैं और शाहरुख ने आलम, वलीद भट्ट एंड कामिल अमजद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बॉयज़? आप सुनाएं। मैंने कहा कि आज हमने एक बड़ी ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी का प्रोफाइल इंटरव्यू करना है, तो साथ साथ कुछ एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए। वैसे तो खुद भी ये बड़ी एंटरटेनिंग है क्योंकि खुद एक बेहतरीन होस्ट हैं। शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस एंड उसके साथ साथ एन इंटरनेशनली सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट। नाजिया मलिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आपकी पर्सनैलिटी को देख हमेशा एक पॉजिटिविटी आती है। सुबह सवेरे ऐसा हो जाता है, तो दैट इज़ एक्चुअली यू। अच्छा नाजिया, सबसे पहले तो ये बताइए, आपकी जर्नी के बारे में मैंने जानना है क्योंकि आप खुद होस्ट हो, तो अपनी जर्नी की बात बंदा कम ही करता है, दूसरों की जर्नीज ही डिस्कस होती है। तो आई वांट टू टॉक अबाउट योर जर्नी। मीडिया में कब एंट्री हुई और कैसे हुई?
अच्छा, मीडिया में एंट्री, क्योंकि मैं शुरू से ही मैं मेकअप आर्टिस्ट थी पहले, मेकअप्स करती थी मीडिया में। उससे भी बहुत पहले एक दफ़ा जो है मेकअप से भी पहले आना हुआ था, लेकिन घर वालों ने बड़ी रिस्ट्रिक्शंस डाल दी। एक मैंने अली हैदर के साथ गाना किया था और उसके बाद उस पर जो मुझ पे बैन लग गए, चीज़ें बिल्कुल स्टॉप हो गई, कुछ नहीं करना ज़िंदगी में, वो बिल्कुल बंद और खत्म। नहीं, आप आगे आ गए। हाँ, शुरू से शुरू करो ना। हाँ। हुआ क्या, वो वीडियो हुई कैसे, फिर पकड़ी कैसे गई, मैं वो पूरी बात जानना है। तो बात तो ये होती है ना मजे की, कि हुआ क्या। हाँ। वो ऐसा था कि मेरी मारे तो हम सबने खाई है इस फील्ड में आने के लिए, लेकिन हुआ क्या। हुआ ऐसे था कि मुझे बड़ा शौक था कॉलेज के ज़माने में ही ना, कि मुझे बस मीडिया में आना है किसी तरीके से। उससे पहले एक ड्रामा था जिसके लिए ऑडिशंस हो रहे थे, तो मैं वहाँ जाना चाह रही थी। मैं ऑडिशंस तक गई, लेकिन अप्रूवल भी हो गया। उसके बाद एक और ड्रामे के लिए गई, वहाँ पे भी अप्रूवल आ गया, लेकिन ड्रामा नहीं किया। मैंने कहा ड्रामे में आऊँगी, अच्छा, सबको पहुँच पता तो चल जाती जाएगा। थी, तो हाँ। घर वाले नहीं कुछ कहते थे कि ये किधर जा पहुँच इस तरह थी कि मेरी अम्मी हमेशा साथ देती थी। अम्मी कहती थी कर लो, आगे देखी जाएगी ना। लेकिन फिर होता ये था कि देखी जाएगी, तो ऐसा देखा ना फिर मैंने तो बाद में। तो उसके बाद जब इसकी बारी आई ना ये अली हैदर के गाने की, तो उस पर मैं कभी ये जिक्र करती नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था पता नहीं क्या लोग सोचेंगे, किस तरह से, कि क्यों इसने जो है इस तरह किया। खैर मेरी दोस्त के बड़े अच्छे फ्रेंड्स थे, क्या वो किया, गाना किया ना, तो उस मतलब पर भी उस ज़माने में तो जी क्या क्यों टीवी पर आ गई, बस इतना बड़ा हंगामा मच अच्छा, गया हमने था। कर लिया और बाद में घर वालों फिर को, हमने बाद में घर वालों को बताया। अम्मी शूट पर थी, बहन शूट पर थे, लेकिन उसके बाद घर वालों से मुराद अब्बू भी इतने ज्यादा वो नहीं थे, बहन भाई जरा ज्यादा थे। हैं? हाँ, सबसे अब्बू छोटी भी हो, was क्या chill कहानी है? at that time। Are you the youngest? I am the youngest। और बेड़ा तो उसके बाद फिर जो है ना, यानी कि दो माँ बाप नहीं थे। हाँ, भाई बहन भी तो फिर वो अम्मा सबसे बन बड़े जाते हैं ना। अम्मा बाप तो होते हैं माशाल्लाह से, लेकिन उसके बाद जो बड़े बहन भाई होते हैं ना, वो उनको सिखाने वाले ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने फीड किया कि क्यों हमारे ससुराल वाले क्या कहेंगे, और ससुराल वालों ने भी कुछ नहीं कहा बाद में। खैर वो चीज़ आ गई, हो गया, सारा हंगामा हो गया। उसके बाद फिर मैं लॉक्ड। अब आपने घर से नहीं निकलना, ठीक है। बस पढ़ाई भी की तो बस ठीक है, कॉलेज जाते थे, निगाहें होती थी हर वक्त सर पे सवार रहते थे कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, फ्रेंड्स के साथ खाने वाले कहानी, और वो तो फिर कुछ भी नहीं हुआ ना, नहीं। बस काम स्कूल से जा, कॉलेज जा से वापस सीधी वापस आकर। तो बस वही वाला हिसाब हो गया। उसके बाद फिर बड़ी लंबी स्टोरी, आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने सुननी है ये चीज़ों पे, कहानी, हाँ, फिर आपको मैंने इसीलिए बुलाया नाज़िया। मोल्ड करना शुरू किया। लेकिन फिर थोड़े अरसे बाद अनफॉर्चुनेट माय फादर एक्चुअली ही पास्ड अवे। वो मेरे लिए बड़ा जो था ना वो मौका, उस वक्त टाइम ऐसा था कि मैं सोचती थी अब मैं अपने खुद के ऊपर हूँ बस। अब जो है ना मैंने किसी से कुछ नहीं कहना। मैं सबसे कहती थी कि आप लोग मुझे किस हद तक सपोर्ट कर सकेंगे, मतलब अपने बहन भाइयों से भी पूछना कि अब वो टाइम जो है ना वो ऐसा आ गया है कि अब आप लोग कैसे सपोर्ट करेंगे। अम्मी के पास भी एक लिमिटेड अमाउंट, हर एक के पास एक लिमिटेड चीज़ होती है। बहनों की शादियाँ होगी, ससुराल उनका है, फिर भाइयों के एकदम से चीज़ें जो है चेंज हुई। दूसरी बात ये कि देखो माँ बाप तो पाल लेते हैं, सारी उम्र पाल लेते बिल्कुल। हैं, लेकिन एक पूरे एक इंडिविजुअल को, मतलब उसकी पढ़ाई, उसकी लिखाई, उसका खाना, उसका कपड़ा, उसका लत्ता, मतलब एक पूरे इंसान को मजीद पालना, बंदा अपने बच्चे पाले या अपने बहन भाई, मतलब जबकि हमें अपने भाई बहन का ख्याल रखना चाहिए फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू एंड अदरवाइज एज वेल। बिल्कुल। लेकिन रियलिटी तो यही है ना, अपने बच्चों का पेट भरेंगे, अपनी बहन का पेट बिल्कुल भरेंगे। नहीं। उस वक्त मेरा भाई भी छोटा था, मतलब यंग था, उस वो भी नहीं कमा रहा था। बड़ा भाई अमेरिका में, उस वक्त वो स्ट्रगलिंग उस दौर में था बहुत ज़्यादा। तो फिर सबको एहसास हुआ कि हाँ मतलब अब इसको जो है जो करना है इसको करने दो काम ना। तो उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस थी कि आपने ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी, जिसकी वजह से आई टुक वेरी लॉन्ग वे एक्चुअली। पता सच्ची बताऊँ तो मैंने हर चीज़ में बड़ी स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ में मैंने ना करते करते जो ब्रेक आपको मिल रहा होता है हैंड टू हैंड, मैंने वो ब्रेक ही कर डाले कि नहीं ये करूँगी तो पता नहीं इसके घर वाले क्या कहेंगे, उसके घर वाले क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा। सारी ज़िंदगी में यही सोचती आई कि ये क्या कहेगा या वो क्या कहेगा। सीरियस बताऊँ तो मैंने बड़े बड़े रोल्स मैंने जो थे ड्रामों के वो मैंने छोड़ दिए सीधे। खैर मैं आई इस तरह से, पहले मैंने मेकअप, मेरे दोस्त ने मुझे सिखाया, मैंने मेकअप करना शुरू किया। आई वाज लाइक यार बहुत स्लो चल रही हैं चीज़ें।
फिर मैंने कपड़ों का काम भी शुरू किया, जो हर लड़की यहाँ पर कर रही होती है कि चलो कपड़े का काम शुरू करो, शायद इसमें कुछ आगे बन जाए बात। तो उसमें भी बड़ा स्लो चला। फिर मैंने कहा मुझे अब अपने लिए कुछ इतना इन्वेस्ट करना है कि मैं कोई एक बड़ी चीज़ कर सकूं। फिर मैंने अपनी अम्मी से, घर वालों से डिस्कस करके आई वाज लाइक ना आई रियली वांट टू कम इनटू शोबिज़, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी बहुत मिली। इंटरव्यूज़ दिया करती थी एज अ अच्छा, अब मेकअप देखिए ना आर्टिस्ट। व्यूअर्स, ऐसे लोग भी होते हैं हाँ। जिनको जो इस ख्वाब में ही बैठे रहते हैं कि कोई हमें पूछ ले। और कुछ Exactly. लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन हालात हालात circumstances की मेरे वजह साथ से, तो हाँ। यही हुआ। खैर फिर मैंने जब एज अ डिज़ाइनर और मेकअप आर्टिस्ट मैंने इंडिसीजन होता था, तो बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ देना वहाँ पर शुरू किए। तो उधर ही मुझे अप्रोच मिलने लग गई, कभी ड्रामों की, कभी इसकी। फिर मैंने अपने घर वालों से डिस्कस करके आई प्रॉपरली केम इनटू दिस फील्ड ना। फिर ठीक मैं है। प्रॉपरली मतलब माइंड सोच कर फिर मैं आई कि अब मुझे आना है, लेकिन उस पर भी वही रिस्ट्रिक्शंस कि ये काम करना है, ये नहीं करना। और ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी तो जिस वक्त दोबारा तक आप इजाज़त लें, उसके बाद भी वो आ रही हों। नहीं आती। मैसेज अपॉर्चुनिटी कम्स वंस, ये मैंने ज़िंदगी का एक चीज़, मैं किसी को भी मैं कहती हूँ अवेल कर लो फ़ौरन, डोंट वेट फॉर अनदर गुड अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट कम फर्स्ट वाली चीज़ को आपने अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। खैर उसके बाद फिर जो है काम शुरू करना शुरू किया। अल्लाह ने बहुत अच्छी पोजीशन भी दी। होस्टिंग पे इसलिए ही रही मैं खाली ज़्यादा, क्योंकि वही घर वालों के रिस्ट्रिक्शंस के पता नहीं कैसा रोल होगा, किसके साथ तुम्हें काम करना पड़ेगा। फिर उस बाद थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ये भी आ गया था तो भाई कि शादी बहुत- कौन करेगा? हाँ, फिर शादी ये भी कौन तो एक करेगा, बड़ा ये problem तो होता है। बहुत ही बड़ा मसला था ना भाई, शादी और बाय वाला। द वे ये मीडिया में सबका प्रॉब्लम है, हाँ। मर्दों के लिए भी, वेदर यू आर अ सिंगर, वेदर यू आर एन एक्टर, वेदर यू आर अ मॉडल, मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए ये प्रॉब्लम है कि इससे शादी कौन करेगा। अब तो खैर फिर भी बहुत बेहतर हो गए हैं हालात, अब तो बहुत डिफरेंट है। अब बहुत डिफरेंट है। लेकिन वही वाली बात है ना, जिस वक्त काम ज़्यादा हाँ, मिल रहा होता था उस वक्त लोग कहते थे कि ये बड़ा ये गलत क्या होगा, प्रोफेशन है। अब जो लोग अच्छा प्रोफेशन समझते भी हैं, तो इतने ज़्यादा लोग इस फील्ड में आ गए हैं बिल्कुल। कि काम ज़्यादा भी है लेकिन लोग उससे भी ज़्यादा हैं, तो काम भी अच्छा मुख्तसर नहीं, हो अब गए। एक प्रॉब्लम और आ गया। अब ना लोग ये देख रहे होते हैं कि यार पैसे कम में कौन काम कर लेगा। पैसे कम और सोशल मीडिया फॉलोइंग। हाँ, अब मैं social ये media हमेशा चलो एक सवाल चलता करती ही हूँ है, कि हाँ, भाई अगर आप हाँ। टोटल फोकस अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग पे लगा देंगे तो काम कैसे काम करेंगे? कैसे करेंगे। लेकिन बस मुझे सिर्फ ये होता है कि अब आप जिस मकाम पर आ जाते हैं ना, वहाँ पर फिर आप उस लेवल पर ही काम करना पसंद करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे नए बच्चे भी आए हैं जिनको मैं कोई कसूरवार नहीं ठहराऊँगी, वो बहुत कम में काम कर लेते हैं, फिर आपकी जगह जो है वो वहाँ पर वो ले तो लेते हैं, लेकिन उनका काम इतना मंजावा नहीं होता, या इतना ज़्यादा फोकस नहीं होते हैं वो लोग, या इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे होते हैं। तो थोड़ा सा उनका लर्निंग प्रोसेस जिस जगह पर आना होता है उससे वो पहले वो चीज़ हासिल कर लेते हैं, जिस पे मैंने आई टुक टाइम कि जब तक मैं उस पोजीशन पर अपने आप को नहीं लेकर आऊँगी, मैं कोई बड़ी चीज़ नहीं करूँगी कि मैं फ़ौरन से गिर जाऊँ। मैं कभी भी आई नेवर वांट टू लाइक अपने आप को बिल्कुल गिराना नहीं चाहती थी। इसीलिए आज हम जो है ना वो स्टैंड करे हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने काम जो है बहुत सीख कर आए हैं आगे, और अब मंझ गए हैं अपने काम में। ये एक फ़र्क होता है, एक डिफरेंस होता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरी शादी भी हुई, और मेरे हस्बैंड जो है वो इतने ओपन माइंडेड है कि मुझे किसी चीज़ की कोई मुश्किल फिर पेश नहीं आई। ये एक मेरे लिए प्लस पॉइंट हुआ, जहाँ पे इतनी तकलीफ़ झेली वहाँ पर हस्बैंड मुझे इतने माशाल्लाह अच्छे मिल गए। तो बड़े मुझे जो है ना वो बहुत सपोर्टिव है, इज़ वेरी सपोर्टिव। हस्बैंड के साथ जब मतलब वो स्टोरी क्या है? हस्बैंड के साथ हस्बैंड सारी बात है, मोहब्बत हुई, प्यार हुआ, फिर शादी हुई। क्यूट। नहीं वो ही, बट व्हाट आई मीन इज कि हाँ। जब वहाँ पे शादी करने की तो उधर से तो कोई गिला शिकवा नहीं आया फ्रॉम द इन लॉज और एनीवन के नहीं, बिल्कुल भी करना नहीं। कि मीडिया में नहीं काम करना, या चलो अभी तक एक ये भी होता है हाँ, कि भाई हाँ, चलो हाँ। ठीक है कर लिया जितना करना है, अब हाँ। आगे नहीं करना। अच्छा नहीं, मेरी सास ने मुझे एक चीज़ बोली थी, उन्होंने कहा था मैं तुम्हें टीवी पे रोज़ देखती थी और मैं ये देखती थी कि लड़की बड़ी सुलझी हुई और अच्छी बच्ची है ना, तो मतलब मुझे सारे शोज़ देखा करती थी। फिर मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो भी थोड़े मॉडर्न माइंड की है, फिर मेरे घर वाले भी मॉडर्न माइंड हो गए, डिफरेंट हो गए। वो इतने अरसे में वो भी इतने चेंज हो गए, मतलब उनको भी मैंने उनका दिन बर दिन उनके अंदर इतने असल में एक चेंजेस हवा देखे। होता है ना, हाँ। नाज़िया, एक हवा होता है कि यार ये मीडिया कि पता नहीं क्या है। हाँ लड़कों के साथ अक्सर ये होता है कि भाई फौरन से पहले शादी कर दो, हाँ क्योंकि ख़राब हो जाएंगे फील्ड में। तो अक्सर लड़कों को मीडिया में आने से पहले ही ना कहते हैं कि चलो जी शादी कर पहले लो इनकी पहले। रुखसती कर देते हैं, उसके बाद फिर इस फील्ड में रुखसत कर देंगे।
अब तो लड़के माशाल्लाह सब मीडिया में ही शादी कर रहे हैं, सब अच्छा, एक अच्छा रिलेशन उनका सबका, और अच्छे और मतलब पहले की couples बड़ी नजर आ अनहर्ड रहे ऑफ बात होते हैं। होती थी कि विद इन द मीडिया आपस में शादियां हो रही हैं। पहले यही होता था कि अगर एक बंदा मीडिया से है, अगर लड़की मीडिया से, तो लड़का मीडिया से नहीं है। और बट ये भी तो कहते हैं ना कि मीडिया में जब टू मीडिया पीपल गेट मैरिड तो वो शादियां चलती भी नहीं है। देखिए माशाल्लाह से अब तो बहुत डिफरेंट चीज़, मैं बस सही बताऊं, इस फील्ड में मुझे मतलब 12-13 साल से ऊपर ही शायद हो गए हैं, 15 साल तो हो ही गए होंगे, और मैंने इस पूरे टाइम में मैंने बहुत डिफरेंस देखा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं, लोगों में चेंजेस देखे, मीडिया में चेंजेस देखे, अपने घर वालों के माइंड सेट में चेंजेस देखे। कहाँ वो पहले ज़रा से जो ऐसे ड्रामे होते थे जिसमें कंट्रोवर्शियल ड्रामे होते थे उस पर हौ है वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, अब वो हौ है से हट कर कहते हैं कितने अच्छे ड्रामे। मतलब वही एक माइंड सेट जो मैं देख रही हूँ कि चेंज होता जा रहा है, लोगों का भी चेंज हो कुछ गया। बहुत ही रिडिकुलस ड्रामे बनने शुरू खैर वो तो हो गए मैं ड्रामों पे तो मैं- अगर बात करें नहीं, तो बस मतलब मत पूछिए। वो तो एक और ही कहानी हो वो जाएगी। अलग नो, ही कहानी बिकॉज़ है बीच फिर। में मैंने 7 साल की ब्रेक ली, अब मैंने वापस एक्टिंग शुरू की है। मैं बता नहीं सकती नाजिया, मेरे पास कभी कभी ऐसी हवन्नक स्क्रिप्ट आती है, बॉयज आई स्वेट यू, ऐसी स्क्रिप्ट आती है मैं कहती हूँ बट मेरा इसमें व्हाट एम आई डूइंग इन दिस। नहीं नहीं, आप नेगेटिव भी हैं, आप पॉजिटिव भी हैं। अच्छा तो मैं ये चीज़ क्यों करती हूँ, हो जाती। मैंने कहा मेरी बात सुने, हर चीज के पीछे एक वाय होता है। मतलब इट्स जस्ट, अब आपके सामने आई स्क्रिप्ट, आपका 20 दिन का काम है, बस आप बता दें आप कितने चार्ज करेंगे। आप अगर 10 रुपए कहेंगे वो कहेंगे 8 ले लें, आप 8 कहेंगे वो आपको कहेंगे 6 ले लें, आप कहेंगे मैं 0 लूंगी तो वो कहेंगे चले आप 2 रुपए में दे दें। अब ये वाला सिलसिला चल। सीरियसली मैंने 2 स्क्रिप्ट छोड़े इस तरह से कि अच्छा 2 स्क्रिप्ट क्यों छोड़े ये हम ब्रेक के बाद चलें, जानेंगे। ठीक है, बताएं। 2 स्क्रिप्ट क्यों छोड़े ये ब्रेक के बाद जानेंगे, लेकिन ब्रेक के फौरन बाद जब आएंगे तो कुछ सुनते हुए आएंगे। कौन सा गाना सुनाएंगे भाई? झांझर। झांझर, झांझर सुनते हुए आएंगे। रियली गुड, दे आर ब्रिलियंट, बहुत अच्छी दे आर वेरी ब्रिलियंट। झांझर सुनते हुए आएंगे। नाजिस्तानी के 2 स्क्रिप्टें इन्होंने 2 स्क्रिप्ट्स क्यों छोड़ी, ब्रेक के बाद। क्या बात है, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स बाय द ब्रिलियंट Punjabi RDX band. We have with us Shahrukh Alam, we have Waleed Bhatt and Kamil Amjad with us. Boys, आपसे भी बात करूंगी 2 सेकंड के बाद, लेकिन ब्रेक से पहले हमने 2 सीरियल छोड़ने की बात की थी नाजिया के साथ। 2 सीरियल क्यों छोड़े लड़की? एक तो इसलिए छोड़ा था उस वन में कोविड था, और कोविड में अल्लाह। जब मैं गई शूट के लिए तो मुझे ना वहाँ पे कोई ना एसपीस नज़र नहीं आए, और मैंने कहा कि ये तो मैं डर गई ना थोड़ा। फिर मैंने डायरेक्टर से बात की, मैंने कहा सर आई थिंक सो आई एम नॉट सूटेबल फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो आप मुझे जो है ना प्लीज़ साइड लाइन कर दें। फिर उन्होंने आगे बात की, पूरा डिस्कस हुआ, और फिर जो है ना उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है सही है। मैंने उनको ये तो नहीं कहा कि आपके यहाँ पे कोई ख्याल ही नहीं रखा जा रहा किसी चीज़ का, और मैं तो नहीं कर सकती इस तरह काम। और दूसरा वाला ये होता है कि डेट्स मैच नहीं हो रही थी। उन्होंने मुझे डेट्स कोई और दी, उन्होंने कहा कि जी जिस तरह उन्होंने मुझे कहा कि आपने नवंबर और दिसंबर रखनी है, बंदा मैंने कहा, नवंबर "ओके, दिसंबर फाइन, रख के ठीक है।" बैठ जाते, उन्होंने हाँ, कहा मैंने जनवरी फरवरी। हाँ जी बिल्कुल, वो आगे चला गया शूट, तो फिर मैंने कहा मैं तो नहीं इस तरह कर सकती हूँ काम। अच्छा हम लोग होस्ट जो है ना वो बड़े पर्टिकुलर होते हैं काम के मामले में, चीज़ों के मामले में, आपकी हर चीज़ एक्यूरेट ऑन टाइम हर चीज़ मौजूद होती है, और ड्रामे में थोड़ा सा स्लो और लेज़ी होते हैं चीज़ें थोड़ी सी एक तो ये, और दूसरी बात उनकी डेट्स हैं, आपने उनको मैनेज करना है। हाँ। आप अगर मतलब ऑब्वियसली आप जब मेन लीड का कर रहे होते हैं तो थोड़ी बहुत आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बट अब जैसे आपको नवंबर दिसंबर का आपने अपनी उस हिसाब से चीज़ें प्लान की, आपने कहा भी मैं रिकॉर्डिंग्स कर लूँगी ये वो, आपने इजाज़त ले ली। Exactly. अब आगे से उन्होंने कहा जी अब हम जनवरी फरवरी, तो भाई पूरी एक ट्रेजेक्ट्री होती है बनी हुई शोज़ की। मुझे ये पता है कि 3 महीने बाद हमने कौन से शोज़ करने हैं, बिल्कुल। मुझे ये पता है कि भाई अगस्त में हमारी स्पेशल प्रोग्रामिंग क्या होनी है। अब वो सारी चीज़ें हम साइडलाइन तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल वो मुश्किल होता। और मैंने इवेंट्स के लिए ना कुछ ना एडवांस ले चुकी थी, जो मुझे इस्लामाबाद जो है ना वो जाना था, और कराची में शूट था। अगर मैंने कहा एक ही जगह पर होता तो शायद मैं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती, लेकिन मैंने कहा मुझे ट्रैवल करना है। मैंने कहा आपने मुझे कहा था, अब मैं ये माइंड सेट रख के बैठी हुई ना। मेकअप आर्टिस्ट ऊपर हाँ। से जब बंदा आपके लेवल पे पहुंच जाता है एज एन इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड आल्सो लाइक अ ट्रेनर, तो Yes. फिर वो भी प्रॉब्लम हो जाती है ना। बहुत ज़्यादा। अच्छा मैंने एक तो ये सर्टिफिकेशन के बाद मुझे अपने यहाँ पर जो काम है ना
उस पर भी बड़ी चीज़ें नज़र आने लग जाती है। जो हमने वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल की होती है, बहुत डिफरेंट ट्रेनिंग होती है, बहुत अलग तरीके से काम हो रहा होता है, और जब मैं यहाँ पर देखती हूँ तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट देखो ना वहाँ पे हाइजीन का ख्याल, अब एक्सट्रीम। जैसे कि मैं देख रही हूँ आपने अपने नेल्स नहीं लंबे रखे। हाँ, नहीं, अब नहीं क्योंकि रखते। देखो एज अ मेकअप आर्टिस्ट जब आपने किसी का मेकअप करना है, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी दफ़ा फीमेल मेकअप आर्टिस्ट बड़ी हाई लेवल की प्रोफेशनल मेरा मेकअप कर रही हैं, उनके नेल्स जितने मेरे लंबे हैं उतने लंबे नेल्स हैं, नाखून आंख के अंदर जा रहे हैं, मुंह पे। अब देखिए ना आप बहुत लोग फर्क बॉयज होता है, भी हाँ। देखो कुछ थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है स्क्रीन के लिए मेकअप, बिल्कुल। मुंह पे खरुंडे लग रहे हैं, हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जा रहा। अब देखिए नेल्स के अंदर बहुत ज्यादा जीन जर्म्स और जरासीम होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं। हाँ हाँ, मैंने चीज़ लंदन में जब मैं थी मैंने पूछी थी ना, मेरे मेकअप आर्टिस्ट जो सिखा रहे थे उनके मुझसे मेरे ख्याल में 1/2 इंच भी ज़्यादा लंबे नाखून नहीं होंगे। तो मैंने कहा था जितने आपने रखे हैं इतने हम रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा था हाँ इतने रख सकते हैं लेकिन ज़्यादा लंबे आप नहीं रख सकते। मतलब हमारे इस पर भी मार्क्स कटने थे कि अगर जो है ज़्यादा लंबे नाखून हो, हाइजीन का ख्याल पहले तो वो हाइजीन देख रहे होते हैं कि हाइजीन का कैसे ख्याल रखते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करें। यहाँ पे तो ब्यूटी ब्लेंडर, आपके स्पंजेस कुछ धुलता नहीं है, ब्रशेस नहीं साफ़ हो रहे होते हैं, यहाँ तक कि और मतलब आज किसी की शादी का इवेंट हुआ, अगले दिन पूरे मुंह पे फोड़े निकल आए, दाने निकल आए, स्किन खराब होगी। और आगे से जब आप मेकअप आर्टिस्ट को कहो तो वो कहते हैं नहीं जी वो तो आप लाइटों शाइटों में बैठे हुए थे तो ये था। भाई आपने मेकअप ऐसा करना है कि हार्श से हार्श लाइट में भी अगर आप की शूट हो और बाकी सारा कुछ हो तो आपका स्किन ना खराब हो। अच्छा, इसमें कई और चीज़ें कि कई जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो मेकअप जो में जो products इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आप, हाँ, प्रोडक्ट्स products होते use कर रहे हैं, उसमें मैंने कई चीज़ों में, अच्छा जो आप हाई एंड ब्रांड्स यूज़ करते हैं उनमें और नॉर्मल जो फाउंडेशंस होती हैं उनमें फ़र्क ही ये होता है कि जो हाई एंड ब्रांड्स होते हैं उनके अंदर बेसिकली जो एलर्जी से बचने के लिए मतलब एंटी एलर्जी उसके अंदर, हाँ वो उनके अंदर मौजूद होता है। जबकि जो सस्ते वाले ब्रांड्स होते हैं उनमें वो चीज़ नहीं होती, इसीलिए इचिंग, दाने, उससे भी ज़्यादा जो ज्यादती लोग करते हैं। व्यूअर्स, एक ब्रांड है जैसे कि ब्रांड एक्स है, मैं वैसे कह रही हूँ एक्स ब्रांड है। अब एक्स ब्रांड जो है उसकी फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी जो आप खरीदते हैं ना, हाँ मेरी बात सुने, खुदा का वास्ता है जो ब्रांड जो प्रोडक्ट बना रहा है आप उससे खरीदें। अगर आप नहीं अफोर्ड करते तो उससे सस्ती ब्रांड ले लें, हाँ। लेकिन ओरिजिनल लें। होता ये है कि बड़े लोग जो हैं आजकल फलां की वो उसकी फर्स्ट कॉपी पता ही नहीं चलता कि वो असली है कि नकली है। वो भाई दिखने में डिब्बी नहीं नकली लगती लेकिन अंदर जो सामान होता है वो जहर होता है, क्योंकि उस पर कोई चेक्स एंड बैलेंस ही नहीं होते, क्योंकि वो कॉपी होती है। कुछ भी उसमें हो सकता है। और ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो ब्रांड्स होते हैं, आप ब्रांड कोई भी नाम है जैसे XYZ नाम है उसका, आप वो ख़रीद लें क्योंकि उस कंपनी की एक ऑथेंटिक चीज़ तो है ना कि वो अपना ब्रांड सामने लेकर आए किसी नाम से। अब आप कोई और ब्रांड ले रहे हैं जिसकी कॉपी खरीद रहे हैं, उसके कोई आपको कोई गारंटी नहीं देखिए मेकअप में फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अव्वल तो कपड़ों में भी एक डिजाइनर ने एक चीज़ बनाई होती है, अब आप खुद भी डिजाइनर हो, आपको पता है, आई मीन एटलीस्ट यू डिजाइन, मैंने आप डिजाइन स्टेज एंड द पॉइंट इज कितनी ज्यादती होती है। अब आपने ये आउटफिट बनाया फॉर एग्जांपल, ये आउटफिट आपने ये मेरी कज़न ने बनाया। नहीं मैं वैसे कह रही हूँ जैसे कि आपने ये अब आपकी कज़न ने ये डिजाइन किया, आप जाके इसी की 4 कॉपियां बना के लोगों को पढ़ना शुरू कर दे, ज्यादती नहीं है? बहुत ज्यादती। और ये एक तरह का, अब लोग मुझे कहेंगे बड़ी सॉन्ग्स बड़ी वो हो रही है, मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये झूठ है और एक गुनाह भी चोरी है, चोरी है एक तरह की। हाँ, तो आप इसको नहीं करना चाहिए। और हाँ, जो फर्स्ट कॉपी कहकर बेचते हैं कि जी फर्स्ट कॉपी है, हमने कॉपी की है, चलो वो एक बात है। नहीं यार, बट बात ये ना कि देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे कि इन लोगों ने बड़े अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स बड़े प्यारे प्यारे गाए हैं, ठीक है, इन्हीं के सॉन्ग को कोई और अपना सॉन्ग बना ले, अब वो अगर ज्यादा बड़ा हिट हो जाता है इनके सॉन्ग से तो लिरिक्स इनके, सारी चीज इनकी, किसी और ने गा के, अब हंस क्यों रहे हो? हुआ है ना, कॉपीराइट नहीं किए हुए ना आप लोगों ने, कॉपीराइट नहीं किए। बट कॉपीराइट जान, मुझे सवाल ये कि हमें कॉपीराइट करने की क्यों जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत क्यों पड़ती है कॉपीराइट करने की? एक चीज जब एक अंडरस्टूड बात है, अगर आप किसी का सॉन्ग गा भी रहे हैं तो कहें कि जी हम उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। उसी तरह किसी के आप कपड़े बना रहे हैं, आप कह सकते हैं कि जी मेरी फलां से इंस्पायर्ड कलेक्शन है। ये नहीं हमने कहना, हमने कहना आइडिया भी हमारा है, सारी चीज हमारी है, मैं। अच्छा बॉयज, आप लोगों की जिंदगी में आजकल क्या हो रहा है? नाज़िया और मैं तो हमारी तो बातें हमारी बातें नहीं खत्म होने वाली। अभी हमने रिसेंटली ट्रैक लॉन्च किया अपना और सैड सॉन्ग था, बहुत हिट किया। अच्छा, तो फिर हमारा जो कंफर्ट जोन था वो था भंगड़ा और पॉप और ज़रा इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक, लेकिन हमने अपनी सोसाइटी को देखते उनको जो चाहिए था वो दिया, तो बस हमारी बस होगी। हमारा लास्ट सैड सॉन्ग था, इसके बाद दोबारा हम आ रहे हैं आवाम को उठाने के लिए, जगाने के लिए कि थोड़ा चिल हो,
हमारा बेड़ा गर्क करना है। बिल्कुल ठीक है, डन है भाई। आई ऑलवेज वांट एन अपडेट फ्रॉम यू गाइज आर अ वेरी रेगुलर पार्ट ऑफ आवर शो। वो और बात है कि दिन दिहाड़े चैनल के अंदर बैठे हुए हैं, इनके नहीं उतार रहे, लेकिन चलो ठीक है, अगर हल्के ज़्यादा हुए हैं आजकल तो इट्स ओके, हम इनको कवर कर लेंगे। हंसी मुझे इस बात पे आ रही है कि तीनों ने अनक अपनी चढ़ाई, उन्होंने कहा एक भी बंदा नहीं, और तीनों मुख्तलिफ किस्म की। तो सन ग्लासेस की भी, बाय द वे व्यूअर्स, अगर किसी को मेल्स को इंस्पिरेशन चाहिए कि सन ग्लासेस किस किस्म की किस फेस कट को सूट करती है, तो तीनों की शक्लों के शेप पे बिल्कुल फ़र्क है। प्रॉपर वर्किंग की हुई है। प्रॉपर वर्किंग की हुई है इन्होंने। अच्छा, तुम्हारी तो बहुत ही काली है ना इनकी, मतलब इतनी काली और इतनी बड़ी है इनकी कि मतलब आधा मुंह छुपा दिया ना अपना। इसकी वजह से मैं तो गोरा ना ही लग आते शो पे, फोटो भेज देते हैं, मतलब पूरा अपने आप को एनको के पीछे छुपा दिया ना, वो भी नन्ही सी जान और एनक अपने से बड़ी पहनी, लेकिन इट्स अ कूल लुक, इट इज़ अ कूल लुक, यू गाइस लुक गुड। और हर बार एक डिफरेंट और यूनिक लुक के साथ ये बॉयज सामने आते हैं। इनकी मजे की बात ये है कि यू नेवर सी देम लुक एग्जैक्टली द सेम। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, किचन में भी देखते हैं हमारी हांडी भी कभी एक जैसी नहीं होती, सारी हांडियाँ भी हमारी फर्क होती हैं। ड्रम स्टिक भी तैयार हैं और चिकन चाउमीन कम स्पैगेटी दो। थैंक यू सो मच। Thank you. लुक्स एब्सोल्युटली डिलिशियस एंड आई एम श्योर दैट इट इज़ आल्सो डिलिशियस। बट अभी ज़रा गुफ्तगू को मुकम्मल कर लें, एक और सॉन्ग भी मैंने आपसे सुनना है, लेकिन उससे पहले आजिया, आजकल क्या मसरूफियात? अब कहाँ पे हम खड़े हैं? अब मैंने असल में अभी पिछले दिनों तो मैं ट्रैवलिंग बहुत कर रही थी, क्योंकि मुझे सर्टिफिकेशंस अपनी लेनी थी। लंदन गई क्योंकि कोविड की वजह से मैं अपनी सर्टिफिकेशन उठा नहीं सक रही थी, क्योंकि टेस्ट भी देना था साथ में। सर्टिफिकेशन तो आ भी फिर सकती थी, नाजिया ने अपनी सिर्फ हॉलीडेज पूरी करनी मैंने होती है। हॉलीडे मियाँ को लारा लगा के चली गई। मेरा मियाँ यही कहता हाँ तुमने असल में बहाने तुम लगाती हो, तुम जाती हो, तुम ये कि मैं ये पढ़ने जा रही हूँ, वो पढ़ने जा रही हूँ, तुम्हें कल्ले कारे घूमने का शौक होता है असल में। मैंने कहा फिर आप मेरे साथ ट्रैवल नहीं करते, आप कहते तुम आधा वक्त तो तुम क्लासेस में होती हो। बेचारा काम कर रहा होता है, उन्होंने वही ना, वो कहता तुम्हारे टाइमिंग्स अलग होते हैं ना। तो मैंने कहा भाई मेरे टाइमिंग्स मैं उसको कुछ कर नहीं सकती। देखिए मियाँ एक ही है, हाँ, टाइमिंग अलग होने थे। नहीं, फिर मैं गई दुबई, वहाँ पे मैंने ब्राज़ीलियन मेकअप सीखा, वो मुझे बहुत मज़े का लगा। दैट वाज रियली वेरी नाइस। You've done a Brazilian look right now also ना? नहीं, दिस इज नॉर्मल नेचुरल लुक। दिस इज नॉर्मल, इसको कहेंगे कट क्रीज लुक बेसिकली। हाँ, मतलब लेकिन इसमें जो है औखी चीजें सीख के आई और अब हमारे पे झाड़ रही है। नहीं, अच्छा कसम से ठीक है, बड़ा मजा आता है मुझे। मैं भी बड़ी होके पढ़ूंगी, लिखूंगी और कुछ बन जाऊंगी। ब्राजीलियन लुक होता है, हैव यू सीन वो कलरफुल आईज, कलर्ड? अच्छा, दैट आई थॉट, is अच्छा actually आई वाज Brazilian थिंकिंग look, yes, हाँ। जिस तरह जेलो की लुक होती है, मैं वो वाली लुक सोच रही थी। जेलो लुक अगेन वो तो वो वाली अभी हुई भी है वो तो आपकी। लुक है वो, हाँ, वो तो बिल्कुल नेचुरल सॉफ्ट लुक आता है। असल में उसको कहते हैं कलर वॉश लुक, उसका नाम असल में कलर वॉश होता है। लेकिन ये है कि यहाँ पर नहीं हम वो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, वो बेसिकली। But what I love about nude your look look कह देते also, हैं, जो हाँ। आपने भी अपना मेकअप किया हुआ है कि you've highlighted the right spots. Yes, हाँ। It's very muted. It's not an over look. Yes, yes. मतलब बड़ी appropriate किस्म की एक दिस इज द न्यू लुक आई लर्न फ्रॉम लंदन। ये वाला जो है, ये लंदन वाला लुक था। ब्राज़ीलियन जो सीख कर आई, ब्राज़ीलियन था या उसमें थोड़ा सा अरेबिक लुक था, 2-3 उससे सिखाए थे। बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है रफ़ाएल ओलिवर, उसने सिखाए थे, बहुत ज़बरदस्त काम था। तो मुझे हमेशा से ना कलरफुल लुक बहुत शौक था सीखने का, कि आखिर वो होता कैसे है, ब्लेंड कैसे करते हैं, ये कैसे लुक आता है। सीरियसली मैंने सीखने के बाद आई एम एंजॉइंग इट सो मच। मैं जब क्रिएटिव कोई काम कर रही होती हूँ तो वाकई मज़ा आता है उसमें। और बाकी ये कि जो हम फेस स्कल्पटिंग करते हैं, जो आप कह रहे हो ना कि राइट स्पॉट पे राइट हाईलाइटनिंग होना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने आप जब नई चीज़ें सीख रहे होते हो, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो अभी तक यहाँ पर मुझे एक लड़की पूछ रही थी बल्कि कि ये आईब्रोज़ को कैसे बनाएं, तो मैंने उसको गाइड किया। उसने किसी मेकअप आर्टिस्ट से सीखा, कहती वो तो खाली वो आई शेड से सिखा रहे थे। मैंने कहा जानू अभी इतनी सारी नई चीज़ें आ गई हैं, हम किधर अभी तक आई शेड के पीछे लगे हुए हैं कि आई शेड से हमने भी बनाना है आईब्रोज। तो मैंने कहा नए नए प्रोडक्ट्स आ गए। तो जब उसको नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताया तो वो बहुत वो है कि हाँ ये मैं सीरियसली बताऊँ, मैं हर 2 से 3 साल बाद जाती हूँ अपने और अपने आप को रिन्यू और रिफ्रेश करके। एग्जैक्टली, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप कोई चीज़ जो है मतलब आपको आता नहीं मेकअप तो आप सीख रहे हैं। इट्स ऑलवेज रिफ्रेशिंग, क्योंकि नई प्रोडक्ट्स आई हैं, नई चीज़ें आई हैं, लोगों को नहीं पता होता। और वही वाली बात है ना। सो
मेकअप भी चल रहा है, ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं और उसके साथ साथ होस्टिंग Hosting भी चल रही है, और हाँ। जब एक्टिंग की कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको को consider आएगी तो फिर ज़रूर। अभी मैं बाकी सोच रही हूँ कि मुझे बहुत कोई डिफरेंट सा काम करना है, समथिंग मजे का। को बहुत डिफरेंट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। Well, best of luck with everything, Nazia. Thank you It's a so much. pleasure having you on the show. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और अगेन यू आर सो ब्रिलियंट। बड़ा मज़ा आता है आप जब भी इंटरव्यू लेते हो, मुझे इतना एक नई बातें आप पूछते हो, नई चीज़ें। हर बार ना कोई हर नई दफ़ा कुछ एक नया होता है। हल्की सी एक नई सी लोच हाँ, होती है बिल्कुल। बट खैर आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, शो को भी क्लोज करना है। ब्लेस यू नाज़िया, वी आर Thank you सो so much. प्राउड ऑफ यू, यू आर ऑलवेज डूइंग। और आपकी सास ने आपके बारे में बड़ी अच्छी बात कही कि आप बड़े सुलझे हुए, और ये बड़ा रेयर होता है इस इंडस्ट्री में। कामयाबी हासिल करने के बाद लोगों में एटीट्यूड, एरोगेंस, हज़ार चीज़ें आ जाती हैं। ऑनेस्टली व्यूअर्स जैसे स्क्रीन पे आती हैं उससे हज़ार करोड़ गुना ज़्यादा इन पर्सन हम्बल, डाउन टू अर्थ एंड वार्म। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे आप लोगों को भी, इनको समेत। बट अब फाइनल सॉन्ग आपसे। रियली ऑकवर्ड कि हमने कभी फेस क्रीम भी नहीं लगाई और एकदम मेकअप की इतनी इन्फॉर्मेशन हमने इसीलिए आपसे कोई सवाल ही नहीं किया कि मैंने क्योंकि जो जब इतनी बड़ी ऐनक मुंह पे लगी होती है तो हमें पता है उसके पीछे कोई राज ही छुपा हुआ है। नहीं कल ये ऐनक उतार के मेकअप कर रहे हो। नहीं प्लीज ताकि मेहरबानी एंड ठीक हो तुसी, बट फेस क्रीम और सनब्लॉक लगा लिया करो, वो हम सब मर्दों को रेकमेंड करते हैं। और मुंह भी धो लिया करो हफ्ते में 1-1.5 दफ़ा, तो ठीक रहते हैं। इसी नोट पे कुछ सुनाते सुनाते शो को भी क्लोज कर दो। ओवर टू यू।